मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 1 आज से मैं एक शाही राजकुमार हूँ। उस चुड़ैल को छोड़ो। C1 आज से मैं एक शाही राजकुमार हूँ। अध्याय 1 आज से मैं एक शाही राजकुमार हूँ। चेंग यान को यह आभास हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। महाराज, कृपया जाग जाइए। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन जो आवाज़ें उसने सुनी थीं, वे गायब नहीं हुई, बल्कि और भी तेज हो गईं। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसकी आस्तीन को धीरे से खींच रहा है। महाराज, मेरे राजकुमार। चेंग यान की आंखें अचानक खुल गईं। उसका जाना पहचाना माहौल गायब हो गया था, उसकी कार्य डेस्क गायब हो गई थी और पोस्ट-इट से भरी जानी पहचानी दीवारें गायब हो गई थीं। उन सभी की जगह एक अजीबोगरीब परिदृश्य ने ले ली थी। एक गोल सार्वजनिक चौक जो छोटे छोटे ईंट के घरों से घिरा हुआ था, और चौक के बीच में बनाए गए फांसी के तख्ते अब उसके नजरिए पर हावी हो गए थे। वह खुद फांसी के तख्ते के सामने चौक के दूसरी तरफ एक टेबल पर बैठा था। उसके नितंब के नीचे कोई नर्म घूमने वाली ऑफिस की कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सख्त लोहे की कुर्सी थी। उसके साथ बैठे लोगों का एक समूह भी था जो उसे ध्यान से देख रहा था। उनमें से कई लोग उन पश्चिमी फिल्मों के मध्ययुगीन राजाओं और महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुए थे और अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बकवास है! क्या मैं समय सीमा से पहले अपने मैकेनिकल ब्लूप्रिंट को पूरा करने की जल्दी में नहीं था? चेंग यान को खुद से यह सोचकर हैरानी हो रही थी। लगातार 3 दिनों से वह ओवरटाइम काम कर रहा था। इस प्रकार वह मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी सीमा पर था। उसे केवल स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी दिल की धड़कन अस्थिर हो गई थी और वह बस अपनी मेज पर लेटकर आराम करना चाहता था। महाराज, कृपया अपना फैसला सुनाएं। वक्ता वही था जिसने चुपके से अपनी आस्तीन खींची थी। उसका चेहरा बुरा था, लगता था कि वह 50 या 60 के दशक में होगा और उसने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था। पहली नज़र में वह थोड़ा बहुत द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गैंडाल्फ जैसा लग रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? चेंग यान ने अपने सूखे होठों को चाटते हुए सोचा। शासन? कौन सा शासन? जैसे ही उसने जल्दी से इधर उधर देखा, उसका भ्रम दूर हो गया। उसके चारों ओर खड़े लोग चौक के बीचों बीच फांसी के तख्ते की ओर देख रहे थे। चौक में कई शहरवासी भी थे और वे मुठ्ठियां लहराते हुए चिल्ला रहे थे और कभी कभी फांसी के तख्ते और उस पर बनी आकृति की ओर पत्थर भी फेंक रहे थे। चेंग यान ने मौत का ऐसा प्राचीन उपकरण सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। फांसी के तख्ते में 2 खंभे थे जो एक उठे हुए आधार से लगभग 4 मीटर ऊपर की ओर फैले हुए थे। दोनों खंभों के बीच एक क्रॉसबीम था जिसके बीच में एक मोटी पीली भान की रस्सी थी। रस्सी का एक सिरा फांसी के तख्ते से बंधा था और दूसरा सिरा एक कैदी के गले में फंदा बनाकर बांधा गया था। इस अजीब सपने में चेंग यान को लगा कि वह उसमें था। उसने पाया कि वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को देखने के लिए उसे अपना चश्मा पहनने की जरूरत होती थी, लेकिन अब चेंग यान बिना चश्मे के 50 मीटर दूर फांसी के तख्ते का हर विवरण देख सकता था। फांसी के तख्ते पर लटके कैदी का सिर पूरी तरह से हुड से ढका हुआ था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उन्होंने गंदे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे जो एक पतले फ्रेम पर लपेटे हुए चित्रों से थोड़े ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि आप आसानी से अपने हाथ को उनके खुले हुए टखने के चारों ओर लपेट सकते हैं। चेंग यान ने कैदी की हल्की उभरी हुई छाती से अंदाजा लगाया कि वह महिला है, और उसने देखा कि वह ठंडी हवा में कांप रही थी, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी किस्मत का सामना करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, फिर चेंग यान ने मन ही मन सोचा, इस महिला ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इतने सारे लोग इतने क्रोधित हैं और इतने क्रोध और शत्रुता के साथ उसकी फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चेंग यान की यादें अचानक सामने आ गईं, मानो वे अचानक चालू हो गई हों और उसे स्थिति का कारण और उसके प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही समय में पता चल गया। वह एक चुड़ैल थी। ऐसा माना जाता था कि वह शैतान के प्रलोभन में फंस गई थी और उसे बुराई का अवतार माना जाता था। महाराज, गैंडाल्फ जैसे दिखने वाले ने सावधानी से पूछा। चेंग यान ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। खैर, चेंग यान की नई यादों ने उसे बताया, बूढ़े आदमी का नाम गैंडाल्फ नहीं था, उसका असली नाम बारोव था और वह रोलांड के पिता द्वारा क्षेत्र के शासन में सहायता करने के लिए भेजा गया एक सहायक वित्त मंत्री था। चेंग यान की पहचान ग्रेकैसल राज्य के चौथे राजकुमार रोलांड की थी और उसे इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए यहाँ भेजा गया था। इस सीमावर्ती शहर के निवासियों ने चुड़ैल को पकड़ लिया था और उसे तुरंत स्थानीय गार्डों को सौंप दिया था ताकि उससे पूछताछ की जा सके। पूछताछ नहीं,
उसे तुरंत सजा सुनाने के लिए भेज दिया गया और उसे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया। संदिग्ध चुड़ैलों की फांसी की निगरानी आमतौर पर स्थानीय लॉर्ड्स या बिशप द्वारा की जाती थी, लेकिन जब से उसने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था, ऐसे आदेश जारी करना उसका दायित्व बन गया था। चेन ज्ञान की याददाश्त ने एक एक करके उसके सवालों के जवाब दे दिए। उन्हें छानकर पढ़ना जरूरी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा से उसके अपने अनुभव रहे हों। वह कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक सपने में इतने सारे विवरण हो सकते हैं। फिर चेन ज्ञान ने सोचा, क्या ये संभव है कि यह कोई सपना न हो? मैं वाकई समय के साथ यात्रा कर चुका हूँ, मध्ययुगीन यूरोप के अंधकार युग में, और रोलांड बन गया हूँ। मैं एक दयनीय मैकेनिकल इंजीनियर से रातों रात एक भव्य चौथे राजकुमार में बदल गया हूँ। ये भूभाग जो इतना बंजर और पिछड़ा हुआ दिखता था, ग्रेकेसल साम्राज्य में था, एक ऐसा नाम जिसे उसने अपनी इतिहास की पुस्तकों में कभी नहीं देखा था। तो फिर मैं इसे कैसे संभालना चाहता हूँ? चेन ज्ञान ने मन ही मन सोचा। चेन ज्ञान ने फैसला किया कि वह बाद में ये जांचने की कोशिश करेगा कि समय और स्थान के माध्यम से परिवहन जैसी अवैज्ञानिक चीज कैसे हुई। उसकी तत्काल चिंता ये थी कि उसके सामने हो रहे तमाशे को कैसे रोका जाए। उन पर आए आपदाओं और दुर्भाग्य का दोष इन चुड़ैलों पर मरना अज्ञानी बर्बर लोगों का काम था। वह वास्तव में खुद को देखने वाले लोगों को संतुष्ट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को फांसी पर लटकाने जैसा मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए नहीं ला सकता था। उन्होंने बारोव के हाथ में पकड़े औपचारिक लिखित आदेश को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ, हम अपना फैसला किसी और दिन सुनाएंगे। अदालत बर्खास्त, अब लोगों को तितर बितर करो। चेन ज्ञान जानता था कि वह लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए उसने अपनी यादों को ध्यान से खंगाला और पूर्व राजकुमार के व्यवहार को प्रतिबिंबित किया। उसे पूर्व राजकुमार के शानदार और दुष्ट व्यवहार के साथ आगे बढ़ना था। ये सही है, चौथा राजकुमार खुद गड़बड़ था, उसका चरित्र बुरा था, और वह अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचे बिना जो चाहता था करता था। वैसे भी, चेन ज्ञान ने सोचा, क्या वे वास्तव में एक बेकाबू 20 कुछ साल के लड़के से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? उसके साथ बैठे कुलीन वर्ग के सदस्यों ने उसके अप्रत्याशित कथन पर अपना संयम बनाए रखा, लेकिन कवच पहने एक लंबा आदमी खड़ा हुआ और तर्क दिया, महाराज, यह कोई मजाक नहीं है। सभी ज्ञात चुड़ैलों को पहचाने जाने पर तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए, अन्यथा अन्य चुड़ैलें उसे बचाने की कोशिश कर सकती हैं। क्या आप जज को मजबूर करना चाहते हैं कि जब वे सुनेंगे कि हमने एक चुड़ैल को जीवित रहने दिया है तो वे इसमें शामिल हों? इस मामले में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कार्टर, ये तेजतर्रार आदमी, वास्तव में उसका नाइट कमांडर था। चेन ज्ञान ने भौहें सिकुड़ी और कहा, क्यों? क्या तुम डरे हुए हो? उसकी आवाज में स्पष्ट मजाक था और वह पूरी तरह से दिखावा नहीं था। तथाकथित चुड़ैल की कमर से भी ज्यादा मोटे हाथ वाले आदमी को वास्तव में महिलाओं द्वारा जेल छापे का डर था। क्या चुड़ैलें वास्तव में शैतान की दूत थीं? क्या सिर्फ एक से संतुष्ट होने के बजाय ज्यादा चुड़ैलों को पकड़ना बेहतर नहीं होगा? उसे अब एक शब्द भी नहीं बोलते देख, चेन ज्ञान ने अपने निजी रक्षकों को बुलाने के लिए हाथ हिलाया और चला गया। कार्टर नीचे जाने और चौथे राजकुमार के बगल में चल रहे सैनिकों के साथ मिलने से पहले एक पल के लिए झिझका। अन्य रईसों ने उठकर राजकुमार को अपना सम्मान दिया, लेकिन चेन ज्ञान भीड़ में मौजूद लोगों की आंखों में स्पष्ट अवमानना देख सकता था। किले में वापस आकर महल सीमावर्ती शहर के दक्षिण में स्थित था। उसने चिंतित मंत्री बारोव को अपने कक्ष के दरवाजे के बाहर विदा किया, जिससे उसे अंततः राहत की सांस लेने का मौका मिला, क्योंकि अब वह अकेला था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना 90% समय कंप्यूटर के माध्यम से लोगों से निपटने में बिताया है, हर किसी का सामना इस तरह से कर रहा है जैसे कि वह पहले ही अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। चेन ज्ञान ने अपनी नई यादों से अपने बेडरूम का स्थान पाया, अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने तेज धड़कते दिल को दबाने की कोशिश करते हुए एक पल के लिए वास्तविक आराम पाया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात स्थिति को स्पष्ट करना था। राजकुमार, जो राज्य की राजधानी विंबलडन सिटी में नहीं रह सकता था, उसे इस बंजर भूमि पर क्यों भेजा गया? जो अप्रत्याशित उत्तर उसे मिला, उससे वह अचंभित रह गया। रोलांड विंबलडन को वास्तव में राजा के उत्तराधिकारी बनने के अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये सब ग्रेकेसल के राजा विंबलडन तृतीय की अपने बच्चों के लिए की गई अद्भुत घोषणा से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, क्या तुम राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहते हो? ज्येष्ठ राजकुमार को राजा बनने का अधिकार होना आवश्यक नहीं है, केवल वही व्यक्ति देश का उत्तराधिकारी बन सकता है जो खुद को शासन करने में सबसे अधिक सक्षम साबित करता है। उन्होंने अपने 5 बच्चों के शासन के तहत विभिन्न क्षेत्रों को रखा,
और 5 साल बाद उन्होंने तय किया कि उनके संबंधित क्षेत्रों पर शासन करने में उनके कौशल के स्तर के आधार पर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस निर्णय को योग्यता के आधार पर बदलना और लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना बहुत ही प्रबुद्ध अवधारणाएं लग सकती है, लेकिन वास्तविक समस्या उक्त विचारों के वास्तविक कार्यान्वयन के साथ थी। क्या कोई गारंटी होगी कि उन सभी पांचों को एक जैसी शुरुआती स्थितियां प्राप्त हुईं? ये वास्तविक समय की रणनीति का खेल खेलने जैसा नहीं था। उनके ज्ञान के अनुसार दूसरे बेटे को इस सीमावर्ती शहर से बेहतर क्षेत्र दिया गया था। वास्तव में जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि उन्हें दिए गए 5 क्षेत्रों में से कोई भी उसके सीमावर्ती शहर से बदतर नहीं था। उसका शुरुआती बिंदु बस घटिया था। इसके अलावा चेंग यान ने सोचा, शासन के स्तर का आकलन कैसे किया जा सकता है? जनसंख्या से, सैन्य शक्ति से, आर्थिक स्थिति से। विंबलडन 3 ने किसी मानक का उल्लेख नहीं किया था, न ही उन्होंने प्रतिस्पर्धा के उनके तरीकों पर थोड़ा सा भी प्रतिबंध लगाया था। अगर कोई गुप्त रूप से अन्य उम्मीदवारों की हत्या कर दे तो वह क्या करेगा? क्या रानी चुपचाप खड़ी होकर अपने बच्चों को एक दूसरे को मारते हुए देखती रहेगी? रुको, उसने ध्यान से अगली याद को याद किया। ठीक है, एक और बुरी खबर, रानी की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। चेंग यान ने आह भरी। जाहिर है, यह एक बर्बर और अंधकार में सामंती युग था जिसमें वह खुद को पाया था। जिस तरह से वे चुड़ैलों को बेरहमी से मारते थे, वह उसे कुछ संकेत देने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा चेंग यान ने सोचा, वह राजा क्यों बनना चाहेगा? बिना इंटरनेट और आधुनिक सभ्यता के किसी भी आराम के, उसे मूल लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। मौज मस्ती के लिए चुड़ैलों को जलाना, ऐसे शहर में रहना जहां हर कोई अपनी मर्जी से अपना मल त्यागता हो, और अंत में काली मौत से मरना। चेंग यान का राजकुमार होना पहले से ही एक बहुत ही उच्च प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। भले ही वह राजा न भी बने, फिर भी वह शाही खून का था और उसे पहले ही नाइट की उपाधि दी जा चुकी थी। जब तक वह जीवित रहने में कामयाब रहा, उसे राज्य के प्रभुओं में से एक माना जाएगा। चेंग यान ने अपने भटकते विचारों को दबा दिया और अपने बेडरूम के शीशे के पास गया। शीशे में उसे देख रहे आदमी के बाल हल्के भूरे थे, जो शाही परिवार की सबसे खास विशेषता थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसके सामान्य चेहरे की विशेषताओं के साथ वह पूरी तरह से व्यक्तित्व लक्षणों से रहित लग रहा था। वह शारीरिक व्यायाम की कमी से जूझ रहा था और शराब और औरत के मामले में उसे याद आया कि वह नियमित रूप से दोनों का सेवन करता था। राजा के शहर में उसके कई प्रेमी थे, लेकिन सभी स्वेच्छा से भागीदार थे। उसने किसी पर दबाव नहीं डाला था। जहां तक उसके खुद के क्रॉसिंग के कारण का सवाल है, चेंग यान ने अनुमान लगाया कि कंपनी के आगे बढ़ने के अमानवीय आग्रह के कारण उसके बॉस ने उसे ओवरटाइम काम करने के लिए कहा था, जिसके कारण वास्तव में उसकी अचानक मौत हो गई। इस तरह के मामलों के शिकार आमतौर पर कोडर, मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोग्रामर होते थे। अंत में, चाहे जो भी हो, कम से कम मुझे एक अतिरिक्त जीवन के बराबर मिला। मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं धीरे धीरे इस जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पहला काम एक विश्वसनीय चौथे राजकुमार की भूमिका निभाना है, ताकि दूसरे लोग मेरे व्यवहार में कुछ गलत न समझें और यह न सोचे कि मुझ पर शैतान का साया है, जिसके कारण मुझे सूली पर जला दिया जाए। चेंग यान ने खुद से सोचा। तो अच्छी तरह से जीने के लिए चेंग यान ने एक गहरी सांस ली, आईने में देखा और फुसफुसाया, अब से मैं रोलैंड हूँ। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 2। अन्ना नाम की चुड़ैल भाग आए। उस चुड़ैल को छोड़ो। अन्ना नाम की चुड़ैल भाग आए। अध्याय 2। अन्ना नाम की चुड़ैल भाग आए। कुछ समय के लिए रोलांड ने स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया तथा इस नई दुनिया की यादों पर ध्यानपूर्वक विचार करने लगा, यहाँ तक कि रात का खाना भी उसके नौकरों द्वारा सीधे उसके पास भेजा जाता था। रोलांड ने अपने जीने की दृढ़ इच्छा के तहत अपरिचित वातावरण के डर को दबा दिया। वह बहुत स्पष्ट था कि अगर वह अपने आसपास के लोगों के बीच घुलना मिलना चाहता था और उनसे संदेह से बचना चाहता था, तो उसे जल्द से जल्द अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। रोलांड को कहना पड़ा कि चौथे राजकुमार के पास कुलीन वर्ग के कुछ अन्य बेटों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा उसके दिमाग में कोई अतिरिक्त बात नहीं थी। बार बार रोलांड किसी भी मूल्यवान जानकारी को याद करने में असमर्थ था, जैसे कि अभिजात वर्ग का ज्ञान, अपने देश की राजनीतिक स्थिति या अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक स्थिति। जहां तक बुनियादी सामान्य ज्ञान की बात है, जैसे कि शहर के नाम या महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्ष, वे यूरोप के इतिहास से पूरी तरह अलग थे जो वह जानता था।
ऐसा लगता था कि उसकी यादों के आधार पर बूढ़े रोलान के पास सिंहासन प्राप्त करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। शायद ग्रे कैसल के राजा को इस बात की जानकारी थी और इसी वजह से राजकुमार को इस नारकीय जगह पर फेंक दिया गया था। भले ही वह इस सीमावर्ती शहर में चीजों को गड़बड़ कर दे, लेकिन इससे राज्य को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। रोलांड ने अगली बार अपने भाई बहनों की स्मृतियों को देखा और जो कुछ उसने पाया उससे वह असमंजस में पड़ गया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। रोलांड के सबसे बड़े भाई प्रथम राजकुमार के पास औसत से अधिक सैन्य शक्ति थी। उसका दूसरा भाई षड्यंत्रकारी और भयंकर विश्वासघाती था। उसकी तीसरी बहन मृत्यु से डरती थी और उसकी छोटी बहन प्रतिभाशाली थी। ये पूर्व चौथे राजकुमार के अपने भाई बहनों के बारे में संपूर्ण धारणा थी। रोलांड को थोड़ा अजीब लगा। उनके साथ एक दशक से अधिक समय तक रहने के बाद पुराने रोलांड के ज्ञान को कुछ शब्दों में समेट दिया गया था। उन्होंने कौन सी ताकतें विकसित की थीं, उनके योग्य अधीनस्थ कौन थे, वे किसमें विशेषज्ञ थे, उनकी योजनाएं क्या थीं और इसी तरह। उसे कुछ भी नहीं पता था। अभी 3 महीने पहले ही चौथा राजकुमार इस सीमावर्ती शहर में आया था, लेकिन कुलीन वर्ग ने उसके प्रति अपनी घृणा को छिपाना बंद कर दिया था। ये स्पष्ट था कि चौथा राजकुमार नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं था। सौभाग्य से जब राजा ने रोलांड को ये क्षेत्र छोड़ा था तो उसने अपने 2 अधिक योग्य अधीनस्थों को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा था ताकि शहर के लोगों को पुराने रोलांड के अयोग्य शासन के तहत कष्ट न उठाना पड़े। अगली सुबह जब रोलांड उठा तो उसकी नौकरानी टायर ने बार बार कहा कि सहायक मंत्री उससे मिलना चाहते हैं। जब उसे लगा कि वह अब और नहीं टाल सकता तो रोलांड ने अपनी पिछली यादों के अनुसार काम किया और नौकरानी की गांड को सहलाया और उसे बारोव को लाने के लिए भेज दिया, जो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा था। फ्लशिंग टायर को कमरे से बाहर निकलते देख रोलांड को अचानक एहसास हुआ कि चूंकि वह पुनर्जन्म ले चुका है तो क्या उसके पास कोई सिस्टम या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम कई कहानियों में तो यही मानक सूत्र था, लेकिन सिस्टम का आगमन कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से रोलांड ने उन उपन्यासों में जो कुछ पढ़ा था वह सब काल्पनिक था। तारांकन 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 तारांकन। ड्राइंग रूम में बैठे बारोव पहले से ही इंतजार करते करते बेचैन हो चुका था। रोलांड के आते ही उसने पूछा, महाराज आपने कल ही फांसी का आदेश क्यों नहीं दिया? 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? रोलांड ने ताली बजाते हुए कहा, जिससे परिचारकों को पता चल गया कि वे उसका नाश्ता लेकर आए। बैठ जाओ बारोव। पुराने रोलांड की यादों से और अपनी राय के आधार पर उसे जो धारणा मिली थी वह ये थी कि नाइट कमांडर चौथे राजकुमार के साथ सीधे आमने सामने, यहाँ तक कि दूसरों की मौजूदगी में भी समस्याओं का सामना करना पसंद करता था, जबकि सहायक मंत्री अधिक सतर्क था और निजी तौर पर मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करता था। किसी भी मामले में दोनों की वफादारी राजा के प्रति होने की संभावना थी। 1 दिन बाद दूसरी चुड़ैलें भी आ सकती हैं, मेरे राजकुमार। यह आपके पिछले कारनामों जैसा नहीं है, इस अराजकता के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। बारोव ने चेतावनी दी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रोलांड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मुझे लगा था कि आप अंधविश्वास और तथ्य के बीच अंतर करने में सक्षम हैं। बारोव हैरान होकर बोला, कौन सा अंधविश्वास? एक चुड़ैल बुरी होती है और शैतान की दूत होती है। रोलैंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने धैर्यपूर्वक सवाल का जवाब दिया। क्या यही बात चर्च हमें नहीं सिखाता? वे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यह वास्तव में इसके विपरीत है। उनका प्रचार कहता है कि चुड़ैलें बुरी होती हैं, और जबकि हमने उनके चुड़ैल शिकार में सक्रिय रूप से सहायता न करने का फैसला किया है, इस क्षेत्र के सभी लोग चर्च द्वारा फैलाए गए इन बेशर्म अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। बारोव हैरान था, क्या एक चुड़ैल सचमुच हो सकती है? वाकई बुरा? रोलांड ने पूछा, किस तरह का? सहायक मंत्री एक पल के लिए चुप हो गया। ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या राजकुमार जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। महाराज, इस समस्या पर बाद में चर्चा की जा सकती है। मुझे पता है कि आपको चर्च पसंद नहीं है, लेकिन संघर्ष की यह कोशिश उल्टा असर डालेगी। रोलांड ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैलों के बारे में इस अंधविश्वास को खत्म करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वह रातों रात कर सकता था, लेकिन फिलहाल उसने इसे अपने दिमाग से निकाल देने का फैसला किया। जब रोलैंड के लिए टोस्ट, तले हुए अंडे और दूध का एक गिलास आया तो उसने 2 प्लेटें बनाईं, जिनमें से एक उसने सहायक मंत्री को परोस दी। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है न? रोलांड ने खाना शुरू करने से पहले पूछा। नौकरानी ने उसे बताया था कि बारोव भोर में उसके कक्ष के बाहर आ गया था और सीधे उससे मिलने का अनुरोध किया था, इसलिए उसे खाने का समय नहीं मिलना चाहिए था।
जबकि उसने पूर्व राजकुमार के जीवन के तरीके की नकल करने का फैसला किया था, उसने ये भी तय किया था कि वह लोगों के नजरिए को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। सहायक मंत्री उनकी योजना के लिए एक अच्छा पहला लक्ष्य था। रोलांड ने मन ही मन सोचा, अगर आप अपने लोगों को मूल्यवान महसूस करा सकते हैं तो वे आपके लिए काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। पहल करना हमेशा से जीतने का सबसे प्रभावी तरीका रहा है न? बारोव ने रोलांड द्वारा दिया गया दूध का प्याला लिया, लेकिन पिया नहीं, क्योंकि वह बेचैनी से बोला, महाराज, हमारे पास अभी भी एक समस्या है। पहरेदारों ने बताया कि 3 दिन पहले पश्चिमी जंगल में एक संदिग्ध चुड़ैल शिविर पाया गया था। क्योंकि वे जल्दबाजी में चले गए और अपने सभी निशानों को साफ नहीं किया, इसलिए एक पहरेदार को शिविर में यह मिला। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और रोलांड के सामने रख दिया। ये राज्य की आम मुद्रा नहीं थी, कम से कम बूढ़े रोलांड की यादों के अनुसार उसने ऐसा सिक्का नहीं देखा था। यह उनके जैसा भी नहीं था, ये धातु से बना भी नहीं था। अपने हाथों में सिक्का महसूस करते हुए उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सिक्का गर्म था और सहायक मंत्री निश्चित रूप से कम 40 डिग्री सेल्सियस की इस भीषण गर्मी का स्रोत नहीं थे, जिसने उन्हें स्नान करते समय के क्षण की याद दिला दी। यह क्या है? रोलांड ने पूछा। मैंने सोचा कि यह बस एक चुड़ैल द्वारा बनाया गया कोई गंदा गहना है, लेकिन यह वास्तव में उससे कहीं अधिक गंभीर है। बारोव को अपना माथा पोंछने के लिए रुकना पड़ा। मुद्रित पैटर्न को पवित्र पर्वत की शैतान की आंख के रूप में जाना जाता है, जो चुड़ैल सहयोग संघ का प्रतीक है। रोलांड ने सिक्के की असमान सतह को रगड़ा। उसने अनुमान लगाया कि यह संभवतः सिरेमिक से बना है। वास्तव में उसने देखा कि सिक्के के केंद्र में 3 त्रिभुजों का एक पहाड़ आकार का पैटर्न दर्शाया गया था, जिसमें केंद्र त्रिभुज में एक आंख थी। पैटर्न की समोच्च रेखाएं बहुत खुरदरी थीं। उसने अनुमान लगाया कि इसे हाथ से पॉलिश किया जाना चाहिए था। रोलांड को 2 शब्द याद थे, पवित्र पर्वत की शैतानी आंख और चुड़ैल सहयोग संघ, लेकिन वह कोई विवरण नहीं खोज पाया। ऐसा लग रहा था कि चौथे राजकुमार को जादू टोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोलांड को उम्मीद नहीं थी कि बारोव को इससे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन उसने आगे कहा, महाराज, आपने पहले कभी असली चुड़ैलों को नहीं देखा है, इसलिए अगर आपको लगता है कि उनकी क्षमताएं अतिरंजित हैं, तो ये समझ में आता है। वास्तव में वे घायल हो सकती हैं, वे खून भी बहा सकती हैं और उन्हें मारना हम सभी की तुलना में ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये केवल उस चुड़ैल के लिए है जो विरोध नहीं कर सकती। जब उन्हें शैतान की शक्ति प्राप्त होती है तो यह चुड़ैल के जीवनकाल को छोटा कर सकती है, लेकिन यह उन्हें भयानक शक्ति भी दे सकती है। आम लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार जब चुड़ैल वयस्क हो जाती है तो उसे मारने के लिए सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी इच्छाओं को दबाना लगभग असंभव है, जो अंततः उन्हें शैतान के अनुचरों में बदल देता है। इसलिए चर्च ने एक पवित्र जांच की घोषणा की। अगर किसी महिला में चुड़ैल होने का मौका भी पाया जाता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाना चाहिए और मार दिया जाना चाहिए। राजा ने भी इस आदेश को मंजूरी दे दी है और वास्तव में ये उपाय अत्यधिक प्रभावी रहे हैं और चुड़ैलों द्वारा तबाही मचाने वाली घटनाओं में 100 साल पहले की तुलना में पहले से ही काफी कमी आई है। पवित्र पर्वत, या कहें कि नरक का द्वार, उस युग की एक प्राचीन पुस्तक में वर्णित एक अफवाह मात्र है। रोलांड अपनी रोटी कुतरते हुए ये सुनकर बार बार हंसा। हालांकि इस दुनिया और जिस दुनिया को वह जानता था उसके इतिहास बहुत अलग थे, लेकिन उनके ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र आश्चर्यजनक रूप से समान थे। चाहे वह इस दुनिया का चच हो या वह चच जिसे वह अपने चच से जानता था, उसने सोचा कि धर्म ही शैतान का अनुचर है, बुराई का असली स्रोत है। आपको नहीं लगता कि किसी को सिर्फ इसलिए मौत की सजा देना कि वह अलग है, बुराई नहीं है? किसी को मारने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करना हर तरह से गलत है। रोलांड के विचारों से अनजान, बारोव ने अपना भाषण जारी रखा। प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि चुड़ैलों को केवल पवित्र पर्वत पर ही असली शांति मिल सकती है। उन्हें बेकाबू इच्छाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके जादू का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथाकथित पवित्र पर्वत निश्चित रूप से बुराई का जन्मस्थान था, पृथ्वी पर नरक का प्रवेश द्वार। मुझे लगता है कि केवल नरक ही उन लोगों को दंडित नहीं करेगा जो शैतान के प्रलोभनों में पड़ गए हैं। एलाइड विचेज लीग कौन है? पवित्र पर्वत के साथ उनका क्या संबंध है? रोलांड ने पूछा। बारोव ने खिन्न चेहरे के साथ समझाया, अतीत में सब कुछ अच्छा था क्योंकि चुड़ैलें जांच के आने से पहले भाग जाती थीं और एकांत में रहती थीं। लेकिन हाल के वर्षों में सहयोगी चुड़ैलों की लीग सामने आई और उसने एक बदलाव किया। वे सभी चुड़ैलों को इकट्ठा करना चाहते हैं और पवित्र पर्वत को खोजना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए
चुड़ैल सहयोग संघ दूसरों को चुड़ैल बनने के लिए लुभाने की पहल भी करेगा। पिछले साल क्लियरवाटर के बंदरगाह में कई बच्चे गायब हो गए और अफवाह ये थी कि यह उनका काम था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 3 अन्ना नाम की चुड़ैल भाग 2। उस चुड़ैल को छोड़ो। C3 अन्ना नाम की चुड़ैल भाग 2। अध्याय 3 अन्ना नाम की चुड़ैल भाग 2। रोलांड ने नाश्ते में से तले हुए अंडे का आखिरी टुकड़ा निगल लिया, रुमाल लिया और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि आप चिंतित हैं कि चुड़ैल सहयोग संघ ये खबर सुन लेगा कि चुड़ैल मरी नहीं है और इसलिए उसे बचाने की कोशिश करेगा। यह आपके महाराज ने जो कहा है वैसा ही है, बारोव ने गुस्से से कहा। अगर कैदी मर जाती तो बहुत बुरा होता, लेकिन अब वह अभी भी जीवित है। अगर वे चुड़ैलें इतनी पागल हैं कि भविष्य में साथी बनने के लिए बच्चों को चुरा लेती है, तो आपको क्या लगता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितनी दूर तक जा सकती हैं जो पहले से ही शैतान का गुलाम बन चुका है? जिस तरह से वे लापरवाही से व्यवहार करती हैं, उसे बचाने की कोशिश करना आश्चर्यजनक नहीं होगा। रोलांड उलझन में था। उसे हमेशा से लगता था कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। सहायक मंत्री और नाइट कमांडर चुड़ैलों से इतना क्यों डरते थे? जिस महिला को फांसी दी जानी चाहिए थी वह चुड़ैल थी, है न? वह महिला जो इतनी दुबली पतली थी कि मानो हवा चलने पर वह गिर जाएगी। अगर उसके पास वाकई इतनी भयानक शक्ति थी तो उसे वहां खड़े होकर मौत का इंतजार क्यों करना पड़ा? नहीं, उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। चर्च के उपदेशों के अनुसार वह शैतान का अवतार थी जिसे बिना किसी मुकदमे के फांसी दी जानी चाहिए। चुड़ैल के खिलाफ जाने पर सेना को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि इस शैतान को इस सीमावर्ती शहर के सामान्य लोगों ने पकड़ लिया, उसे प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसे फंदा भी लगाया गया, लेकिन अब तक उन्हें उस कथित भयानक शक्ति का कोई निशान नहीं दिखा था। वह कैसे पकड़ी गई? रोलांड ने पूछा। मैंने सुना है कि जब उत्तरी खदान ढह गई तो भागने के लिए उसने अपनी चुड़ैल होने की पहचान उजागर की और फिर गुस्साए ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, बारोव ने उत्तर दिया। रोलांड ने बारोव की बात सुनते हुए सोचा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह सब मेरे पुनर्जन्म से एक दिन पहले हुआ था। उसने खुद को कैसे उजागर किया? राजकुमार ने ऊंची आवाज में पूछा। मुझे यकीन नहीं है। सहायक मंत्री ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्थिति बहुत भ्रामक थी, हो सकता है कि किसी ने उसे जादू टोना करते देखा हो। रोलांड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आपने स्थिति की पूरी तरह से जांच नहीं की? महाराज, खनन को फिर से शुरू करना प्राथमिकता थी। सहायक मंत्री ने विरोध किया। उस लोहे की खदान से होने वाला राजस्व इस शहर के उत्पादन का आधा हिस्सा है और गार्डों ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर किसी व्यक्ति की जादू टोने से हत्या कर दी गई थी। किस तरह का जादू टोना? रोलांड ने दिलचस्पी से पूछा। सिर और शरीर का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर ऐसे फैला हुआ था जैसे कि वे पिघल गए हों। लाश एक इस्तेमाल की हुई मोमबत्ती की तरह लग रही थी। मंत्री ने घृणा से कहा। महाराज, आपको खुशी है कि आपने ऐसा दृश्य नहीं देखा। रोलांड ने सोच समझकर चांदी के कांटे से खेलना शुरू किया। ऐतिहासिक रूप से इंक्विजिशन विच हंट के ज्यादातर पीड़ित निर्दोष थे। चर्च के लिए लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपकरण या अज्ञानी शहरवासियों के लिए अपना गुस्सा निकालने की संभावनाएं। जरूर, अभियुक्तों का एक छोटा सा हिस्सा अपने पतन का कारण बना। अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए लोग हर तरह की अजीबोगरीब सामग्री को एक साथ मिलाते हुए दावा करते हैं कि वे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु के निष्कर्ष को जानते हैं। सच्चाई ये थी कि उन लोगों ने कुछ तरकीबें निकाली थी, जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रयोग, लेकिन फिर उन्होंने इसका प्रयोग ये दावा करने के लिए किया कि उन्हें देवताओं की शक्ति प्राप्त हो गई है। आधुनिक दृष्टि से ये कुछ सरल रसायन विज्ञान की तरकीबें थीं, लेकिन मध्यकाल में इन्हें अविश्वसनीय घटना के रूप में आसानी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था। जहां तक लोगों को पिघलाने की बात है, रोलांड के दिमाग में सबसे पहले एक अम्लीय घोल का विचार आया। लेकिन इस तरह की चीजों को तैयार करना परेशानी भरा होगा और आपको शरीर को उसमें अच्छी तरह से भिगोना होगा, लेकिन ये जली हुई मोमबत्ती की तरह नहीं दिखेगा क्योंकि अन्य तरीकों में ऐसा करना संभव नहीं है। तो फिर उसने ये कैसे किया? यदि वह कीमिया पर निर्भर होती और यह दुर्लभ था तो शायद। रोलांड ने कुछ सोचा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उससे मिलवाने ले चलो। सहायक मंत्री एक क्षण के लिए चौंक गए, फिर हकलाते हुए बोले, सर, आप चुड़ैल को देखना चाहते हैं? बारोव घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने दूध का प्याला गिरा दिया जिसे उसने नहीं पिया था। हाँ, यह एक आदेश है। रोलांड ने पीछे देखा और सहायक मंत्री को देखकर मुस्कुराया। वह अब चौथे राजकुमार की अनुचित शैली के लिए वास्तव में आभारी था।
रोलांड दरवाजे के पास गया, लेकिन अचानक रुक गया और पूछा, ठीक है, मुझे पूछना होगा, हम फांसी का उपयोग क्यों करेंगे? क्या? बारोव ने कहा। रोलांड ने अपना सवाल दोहराया, उसे फांसी क्यों दी जाएगी? क्या चुड़ैलों को खंभे पर नहीं जलाया जाना चाहिए? बारोव का चेहरा उलझन में लग रहा था जब उसने पूछा, क्या ये सच नहीं है? लेकिन वह आग से नहीं डरती। तारांकन, कालकोठरी छोटी थी, इस बंजर भूमि पर बहुत अधिक कैदियों को रखना संभव नहीं था। अधिकांश अपराधियों को कुछ दिनों के बाद मुकदमे का सामना करना पड़ता और या तो रिहा कर दिया जाता या मार दिया जाता। बारोव के अलावा राजकुमार नाइट कमांडर, जेल वार्डन और 2 गार्डों के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर रहा था। कालकोठरी में कुल 4 स्तर थे और दीवारें कठोर ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनी थी। ये रोलांड का इस तरह की जगह पर पहली बार आना था और उसने देखा कि वह जितना गहरा गया, गलियारा उतना ही संकरा होता गया। कोशिकाओं की संख्या भी कम हो गई थी। उसने सोचा कि शायद उन्होंने पहले एक उल्टे शंकु के आकार का गड्ढा खोदा और फिर पत्थर से परत दर परत निर्माण किया। इस कच्चे प्रोजेक्ट में निश्चित रूप से जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। जमीन गीली थी और गंदा सीवेज सीढ़ियों से होते हुए आखिरी मंजिल तक बह रहा था। जाहिर है, चुड़ैल तहखाने के निचले हिस्से में थी। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, हवा में बदबू बढ़ती गई। महाराज, ऐसा करके आप बहुत अधिक जोखिम उठा रहे हैं। भले ही वह भगवान के प्रतिशोध के लॉकेट से सीलबंद है, फिर भी यह सुरक्षित नहीं है। कार्टर ने ही बात की थी। जैसे ही उसे पता चला कि राजकुमार चुड़ैल से मिलने की योजना बना रहा है, वह तुरंत राजकुमार के पीछे गया और उसे रास्ते भर सलाह देता रहा कि वह वहां न जाए। लेकिन ये सब व्यर्थ था, यहाँ तक कि राजा के सीधे आदेश को दोहराने से भी कि किसी भी खतरनाक स्थिति में शामिल न हो, कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है, वह न केवल एक सुंदर चेहरा था, बल्कि वह एक बातूनी भी था। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद रोलांड ने केवल यही चाहा कि कोई उसका मुंह सिल दे। युद्ध के मैदान में सामना करने से पहले आपको बुराई को आंख में देखना चाहिए और पैर से पैर मिलाकर खड़ा होना चाहिए। मुझे लगा कि आप ये जानते हैं, उसने कहा। बुराई से साहस के साथ लड़ने के अलावा अपनी क्षमताओं का आकलन करना और उसके अनुसार कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। लापरवाह व्यवहार को साहसी नहीं माना जाता है। कार्टर ने इसका खंडन किया। आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने से कमजोर दुश्मन से भिड़ते हैं तो आप न्याय करेंगे, लेकिन यदि वह आपसे अधिक शक्तिशाली है तो आप उसकी ओर से आंखें मूंद लेंगे? रोलांड ने चुनौती दी। नहीं महाराज, मेरा मतलब है, कार्टर हकलाया। पहले ही तुम एक चुड़ैल के हमले से डरते थे और अब तुम एक छोटी लड़की को देखने से भी डरते हो। मेरा नाइट कमांडर वास्तव में डरावना है। हालांकि शूरवीर एक अच्छा वक्ता था, लेकिन वह बहस में माहिर नहीं था। रोलांड जैसे चिकनी चुपड़ी बात करने वाले से उसका सामना हुआ और वह पूरी तरह से हार गया। इस प्रयास का फायदा उठाते हुए समूह कालकोठरी के निचले हिस्से में पहुंच गया। यह मंजिल ऊपर वाली मंजिल से कई गुना छोटी थी, जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 2 सेल थे। वार्डन ने दीवारों पर मशालें जलाईं और जैसे जैसे अंधेरा कम होता गया, रोलांड ने अपनी कोठरी के एक कोने में झुकी हुई चुड़ैल को देखा। शरद ऋतु का अंत हो चुका था और कालकोठरी में तापमान इतना कम था कि सांस लेने पर लोगों को सफेद कोहरा दिखाई देता था। उसने अंदर रेशमी अस्तर वाला फर कोट पहना था, इसलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन लड़की ने केवल मोटे लिनन पहने थे जो उसके शरीर को पूरी तरह से ढक भी नहीं पा रहे थे और उसके हाथ और पैर बाहर निकले हुए थे और नीले पड़ रहे थे। अचानक जली मशालों को देखकर वह आंखें बंद करके घबरा गई, लेकिन जल्द ही वह अपनी आंखें खोलने में सक्षम हो गई और सीधे उनकी ओर देखने लगी। ये हल्की नीली आंखों वाली जोड़ी थी, जैसे भारी बारिश शुरू होने से पहले एक शांत झील। चुड़ैल के चेहरे पर कोई डर नहीं था और आप कोई गुस्सा या नफरत नहीं देख सकते थे। रोलांड ने एक दृष्टि देखी, ऐसा लगा जैसे उसने जो देखा वह उसके सामने एक कमजोर छोटी लड़की नहीं थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उग्रज्वाला के सामने था। उसने अचानक महसूस किया कि दीवारों से मशाल की रोशनी थोड़ी मंद थी। लड़की दीवार के सहारे झुककर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, धीमी गति से, जैसे कि गिरने से डर रही हो। लेकिन आखिरकार वह खड़ी हो गई और कोने से बाहर निकल गई, जिससे रोशनी उसके ऊपर आ गई। ये पहले से ही एक साधारण सी हरकत थी, फिर भी इसने उसके आदमियों को कई बार ठंडी हवा के झोंके लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे 2 कदम पीछे हट गए। केवल नाइट कमांडर ही विरोध कर सका और रोलांड के सामने खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? रोलांड ने चुड़ैल से पूछा और शूरवीर के कंधे पर थपथपाते हुए संकेत दिया कि उसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अन्ना, उसने जवाब दिया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। उस चुड़ैल को छोड़ो।
अध्याय 4 ज्वाला, उस चुड़ैल को छोड़ो। C4 लो। अध्याय 4 ज्वाला। अंत में जब खदान ढह गई तो क्या हुआ? क्या आप इसे मेरे लिए चरण दर चरण दोहरा सकते हैं? रोलांड ने पूछा। अन्ना ने सिर हिलाया और इसका वर्णन करना शुरू किया। रोलांड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद की थी कि वह चुप रहेगी या गुस्से में उसे कोसेगी, लेकिन इसके बजाय उसने बस इतना कहा, जो चाहो पूछो, और आज्ञाकारी ढंग से अपनी कहानी बता दी। यह कोई जटिल कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुखद थी। अन्ना के पिता एक खनिक थे और जब खदान ढही तो वे काम पर थे। ढहने की खबर मिलने के तुरंत बाद अन्ना और अन्य खनिकों के परिवार अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वहां पहुंचे। उत्तरी खदान के बारे में पहले से ही यह अफवाह थी कि यह एक भूमिगत राक्षसी खोह है, जिसमें सड़क पर कई कांटे हैं, जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। चूंकि बचाव दल किसी एकीकृत कमान के अधीन नहीं थे, इसलिए खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद स्वयंसेवक अलग हो गए ताकि जब अन्ना को उसके पिता मिले तो उसके साथ केवल उसके पड़ोसी सुसान और अंसगर ही थे। अन्ना ने पाया कि उसके पिता का पैर अयस्क से भरी गाड़ी के नीचे कुचल गया था और वह हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बगल में एक और खनिक उसे थपथपा रहा था, उसके पिता के पैसे की तलाश कर रहा था। जब लुटेरे ने उन्हें आते देखा तो उसने एक कुल्हाड़ी ली और अंसार पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जिस क्षण वह उसे मारने वाला था, अन्ना ने पहले उसे मार डाला। अन्ना के पड़ोसियों ने कसम खाई कि वे इस मामले के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे और उनकी मदद से अन्ना ने अपने पिता को बचाया। लेकिन अगले दिन भोर होने से पहले अन्ना के पिता अपनी बैसाखी के सहारे बाहर निकले और गश्त कर रहे गार्डों को बताया कि उनकी बेटी एक चुड़ैल है। क्यों? रोलांड ने जब अब तक सुना था तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। बारोव ने आह भरते हुए उत्तर दिया, शायद इसलिए कि उसे सोने का इनाम मिल सके। एक चुड़ैल की खोज और उसकी रिपोर्ट करने से आपको 25 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। एक अपंग पैर वाले व्यक्ति के लिए ये 25 सोने के सिक्के उसके आधे जीवन भर के काम के बराबर हैं। एक क्षण की चुप्पी के बाद रोलांड ने पूछा, आपका प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत और वयस्क व्यक्ति था, आप उसे कैसे मार पाए? इस पर अन्ना हंस पड़ी और मशालों की लपटें हिलने लगी, जैसे पहले शांत झील की सतह पर ऊंची लहरें उठ रही हों। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने शैतान की शक्ति का इस्तेमाल किया। अन्ना ने कहा। चुप रहो, दुष्ट जादूगरनी, वार्डन चिल्लाया, लेकिन हर कोई उसकी कांपती हुई आवाज सुन सकता था। क्या ये सच है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। चौथा राजकुमार उनकी हरकतों से अप्रभावित रहा और उसने शांति से कहा, महाराज, यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। नाइट कमांडर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रोलांड अपने शूरवीर की सुरक्षा से बाहर निकला और धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ता हुआ बोला, जो कोई भी उससे बहुत डरता है वह जा सकता है, मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए नहीं कहा था। घबराओ मत, उसके गले में ईश्वर का प्रतिशोध का लॉकेट है। बारोव ने सभी को सांत्वना देने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन संभवतः खुद को आश्वस्त करने के लिए भी, चाहे शैतान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ईश्वर के आशीर्वाद को नहीं तोड़ सकता। जेल की सलाखों के सामने खड़े होकर रोलांड और अन्ना एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे और वह उसके धूल भरे और चोटिल गालों को साफ देख सकता था। उसके कोमल चेहरे की विशेषताओं से पता चलता था कि वह अभी भी नाबालिग थी, लेकिन उसके हाव भावों में बचकानापन का कोई निशान नहीं था। उससे भी बढ़कर गुस्सा भी मुश्किल से ही नजर आता था। यह उस तरह की बेसुरी चीज थी जिसे रोलांड ने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। यह एक भटकते हुए अनाथ का चेहरा था, जो गरीबी, भूख, ठंड आदि से पीड़ित था। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही नहीं था। आमतौर पर कैमरे के सामने खोए हुए बच्चे हमेशा झुके हुए और पीटे हुए शरीर के साथ सिर नीचे झुकाए खड़े होते हैं, लेकिन अन्ना ऐसा नहीं था। शुरू से लेकर अब तक वह अपनी नज़र को थोड़ा ऊपर उठाकर शांति से राजकुमार की आंखों में देखते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश करती रही थी। रोलांड को एहसास हुआ कि उसे मौत का डर नहीं था, इसके बजाय वह मौत का इंतजार कर रही थी। क्या ये पहली बार है जब आपने चुड़ैल देखी है, महाराज? आपकी जिज्ञासा आपको मार सकती है, अन्ना ने कहा। अगर यह सचमुच शैतान की शक्ति होती तो आप इस वर्तमान स्थिति में बिल्कुल नहीं होते, रोलांड ने जवाब दिया। अगर यह सच होता तो मुझे मौत से नहीं, बल्कि आपके पिता को डरना चाहिए था। जेल में लगी आग अचानक से काली हो गई, और यह निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं था, जो दबी हुई लपटों की तरह लग रहा था। जल्द ही केवल तंग लपटों के समूह ही रह गए। अपने पीछे रोलांड तेज सांसों और प्रार्थना की आवाज सुन सकता था, साथ ही घबराए हुए लोगों की गलती से नीचे गिरने की दबी हुई आवाज भी सुन सकता था। रोलांड की धड़कनें तेज हो गईं और उसने खुद को एक असामान्य मोड़ पर पाया।
एक तरफ सामान्य ज्ञान वाली दुनिया थी, जो उसके द्वारा ज्ञात नियमों और स्थिरांकों के अनुसार थी, एक भी धागा ढीला नहीं था, और दूसरी तरफ एक अविश्वसनीय नई दुनिया थी, जो रहस्य और अज्ञात से भरी थी। और अभी वह इस दुनिया के सामने खड़ा था। उसकी गर्दन पर लटका हुआ वास्तव में प्रतिशोध का भगवान का लॉकेट है। कितना सरल और अपरिष्कृत लॉकेट, रोलांड ने सोचा। एक चमकदार और पारदर्शी पेंडेंट के साथ एक लाल लोहे की चेन। अगर चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ के पीछे हथकड़ी से नहीं बांधा होता, तो क्या वह इस तरह की चीज को जल्दी से खींचकर नष्ट नहीं कर सकती थी? रोलांड ने अपने पीछे खड़ी भीड़ पर नजर डाली, जो अभी भी घबराहट में प्रार्थना कर रही थी। वह जल्दी से कोठरी में पहुंचा, पेंडेंट को पकड़ा, और हल्के से खींचने पर हार की चेन टूट गई और फिर टूटकर नीचे गिर गई। इस हरकत से अन्ना भी चौंक गई। चलो, रोलांड फुसफुसाया, क्या तुम आखिरकार झूठे हो, किसी तरह के कीमियागर हो, या तुम असली चुड़ैल हो? अगर तुम अब बोतलें और जार निकालकर एसिड मिलाना शुरू कर दोगे, तो मैं निराश हो जाऊंगा, रोलांड ने सोचा। तभी रोलांड को चटकने की आवाज सुनाई दी, जो जलवाष्प के उष्ण विस्तार का शोर था। तापमान में नाटकीय वृद्धि के कारण उनके नीचे जमीन पर पानी भाप में बदल गया था। रोलांड ने देखा कि अन्ना के पैर से एक धधकती हुई लौ उठ रही थी, और फिर वह जमीन जहां वह खड़ी थी, जलने लगी। उनके पीछे की मशालें एक साथ फूट पड़ी, मानो उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही हो, एक शानदार रोशनी के साथ। कुछ समय के लिए पूरा सेल ऐसा लग रहा था मानो दिन का उजाला हो, और यह सब देखने वालों की डरावनी चीखों के साथ हो रहा था। जब चुड़ैल आगे बढ़ी, तो उसके चारों ओर की लपटें उसके साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वह अपनी कोठरी के किनारे पहुंची, दीवार पर लगी दर्जनों लोहे की सलाखें आग के खंभे बन गए। रोलांड को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गर्म हवा उसकी त्वचा को काट रही थी, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। कुछ ही सांसों में वह देर से शरद ऋतु की गर्मी से बच निकला था। नहीं, यह एक अलग तरह की गर्मी थी। ये पूरी तरह से इस उच्च तापमान वाली लौ से उत्पन्न हुई थी और पूरी तरह से परिवेशी गर्मी नहीं थी। उसके शरीर का एक हिस्सा लौ की गर्मी का सामना कर रहा था, और दूसरी तरफ रोलांड को ठंड लग रही थी। वह अपनी पीठ से ठंडा पसीना भी टपकता हुआ महसूस कर सकता था। ... उसे सचमुच आग से डर नहीं लगता, रोलैंड ने सोचा। रोलांड को सहायक मंत्री के शब्द याद आ गए। अब जाकर वह उस वाक्य का सही अर्थ समझ पाया। वह स्वयं ज्वाला है, और कोई स्वयं से कैसे डर सकता है? जल्द ही लोहे की सलाखें लाल रंग से हल्के पीले रंग में बदल गईं और पिघलने लगीं। इसका मतलब था कि उन्हें 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किया गया था, और बिना किसी इंसुलेटिंग उपाय के ऐसी स्थिति में ऐसा करना रोलांड की कल्पना से कहीं परे था। दूसरों की तरह वह भी कोठरी से दूर चला गया था और खुद को कोठरी से सबसे दूर की दीवार से मजबूती से चिपका लिया था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, तो पिघले हुए लोहे से उत्पन्न गर्मी सीधे संपर्क के बिना भी उसे मार डालने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ये कपड़ों को जलाने के लिए भी पर्याप्त थी। जैसे कि अन्ना का, उसकी कैदी का स्मोक जलकर राख हो गया था और उसका शरीर अब उग्र आग से घिरा हुआ था। रोलांड को नहीं पता था कि यह आग कितनी देर तक जलती रही, लेकिन अंत में ज्वाला पूरी तरह बुझ गई। मशालें चुपचाप दीवार के उस हिस्से पर जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अन्ना के जले हुए कपड़े, गर्म हवा और जेल की सलाखें जो ऐसी लग रही थीं जैसे शैतान के गुर्गों ने जलाए हों, ये सब बता रहे थे कि यह कोई भ्रम नहीं था। रोलांड के अलावा केवल नाइट कमांडर ही अभी भी खड़ा था। बाकी लोग जमीन पर गिर गए थे। वार्डन इतना डर गया था कि उसकी पैंट से पेशाब की बदबू आ रही थी। अन्ना अब सेल के बाहर नग्न खड़ी थी, उसके हाथ की बेड़ियां हट गई थीं। उसने अपने नग्न शरीर को देखने से नहीं रोका। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से उसके बगल में लटके हुए थे और उसकी आंखें जो समुद्र की तरह नीली थीं, पहले की तरह शांत हो गई थीं। अब मैंने आपकी जिज्ञासा शांत कर दी है, सर, उसने कहा। क्या अब आप मुझे मार देंगे? नहीं। रोलांड आगे बढ़ा और अपना कोट उसके चारों ओर लपेट दिया और यथासंभव नर्म लहजे में कहा, मिस अन्ना, मैं आपको काम पर रखना चाहता हूँ। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 5 कारण। उस चुड़ैल को छोड़ो। C5 कारण। अध्याय 5 कारण। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मा कभी भी किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड में बिना कुछ अन्य परिवर्तनों के नहीं जा सकती है, या किसी एक स्रोत से ऊष्मा को अन्य प्रभाव उत्पन्न किए बिना उपयोगी कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। एक संतुलन अवस्था से दूसरी संतुलन अवस्था में अपरिवर्तनीय या स्वतःस्फूर्त परिवर्तन में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। रोलांड ने इस कानून को ध्यान से कागज पर कॉपी किया, इस दुनिया की भाषा में लिखा। पहली नज़र में पाठ एक चलते हुए केचुए जैसा था।
उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि स्थानीय लोग इतने सारे विविध और जटिल अक्षर कैसे सीख सकते हैं। यदि आप उनसे पूछें कि भौतिक नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा लोगों को उदास महसूस करवाता है, तो रोलांड ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को चुनेंगे। ये सभी को बताता है कि इस दुनिया की गर्मी हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाएगी, अव्यवस्था को क्रम में बदल देगी, एंट्रोपी को बढ़ाएगी। आखिरकार सब कुछ शून्य में समाप्त हो जाएगा और ब्रह्मांड मौत की तरह शांत हो जाएगा। और ये दुनिया लगातार बढ़ती एंट्रोपी समस्या से अलग हो गई थी। ये कुछ भी नहीं से जादू कर सकता था, जो एक सतत गति मशीन के सैद्धांतिक आविष्कार से कहीं अधिक प्रभावशाली था। बुरी ताकतें। रोलांड ने उपहास किया और खुद से सोचा कि इस दुनिया के लोग इस शक्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझते हैं, और यह इतनी विशाल है कि यह पूरे ब्रह्मांड को भी बदल सकती है। बेशक शुरुआत के लिए वह केवल इस छोटे से सीमावर्ती शहर को बदलने की शुरुआत कर सकते थे। रोलांड ने एक धुन गुनगुनाई, अपने द्वारा लिखा हुआ कागज फाड़ा और उसे चिमनी में फेंक दिया, जहां वह जलकर राख हो गया। उसे पिंजरे से बाहर निकलने का सुख महसूस हो रहा था। सहायक मंत्री ने चौथे राजकुमार की अजीब हरकतों को आश्चर्य से देखा, लेकिन सौभाग्य से रोलांड के लिए बुरा चौथा राजकुमार हमेशा इसी तरह से काम करता था। अंत में बारोव ने फैसला किया कि राजकुमार की अजीब सनक उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वह देख सकता था कि राजकुमार मजे कर रहा था। हत्या पूरी हो गई है। चुड़ैल को दोपहर में फांसी दे दी गई, बारोव ने रोलांड को सूचना दी। अच्छा, क्या किसी ने देखा? रोलांड लिखते हुए बोला, कोई बात नहीं, सभी दोषी हुड पहनते हैं। पवित्र चर्च और चुड़ैल सहयोग संघ को अपने दरवाजे पर दस्तक देने से रोकने के लिए रोलांड ने कालकोठरी के वार्डन को एक ऐसी महिला को खोजने का आदेश दिया था जिसकी कद-काठी भी वैसी ही हो और उसे अन्ना की जगह फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नाइट कमांडर और सहायक मंत्री के अलावा कालकोठरी में उसके साथ मौजूद हर व्यक्ति को 20 सोने के सिक्कों से युक्त चुप रहने के लिए पैसे दिए गए। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित रकम थी। बारोव ने सभी गवाहों को मार डालने का प्रस्ताव भी रखा, अन्यथा वे हमेशा के लिए चुप नहीं रहेंगे, लेकिन रोलांड ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह जानता था कि वह इस रहस्य को फैलने से नहीं रोक सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वास्तव में चाहता था कि कोई इस बात को फैलाए, बस अभी नहीं। वह जल्दी या बाद में वैसे भी चर्च से अलग हो जाएगा। वे मूर्ख जो असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं जिससे संसाधनों की इतनी बर्बादी होती है। दूसरी ओर अन्य चुड़ैलों को पता चलेगा कि राज्य में एक सीमावर्ती शहर है जहां वे स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं और उन्हें तरजीही उपचार भी मिल सकता है। ये चुड़ैलें क्या सोचेंगी? चाहे उम्र कोई भी हो, व्यक्ति के पास जो प्रतिभा होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो फिर सब ठीक है, रोलैंड ने कहा। अगला बिंदु, वर्ष की टैरिफ, करों और व्यय के लिए आपने मुझे पहले एक संक्षिप्त सारांश दिया था, मुझे उन पर एक उचित नज़र डालने दें। इसके अलावा शहर में वे कार्यशालाएं जहां लोहे के बर्तन, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और ऐसी ही चीजें बनती हैं, आपको संख्याएं और आकार भी शामिल करने होंगे। मुझे इन रिकॉर्डों को तैयार करने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन बारोव ने कहा और पहले तो उन्होंने सिर हिलाया, फिर रुक गए और ऐसा लगा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बोलें। क्या बात है? रोलांड ने पूछा। उसे पता था कि आखिरकार वह क्षण आ गया है जब उसकी योग्यता की परीक्षा होने वाली है। कल उसने जो कुछ भी किया था उस पर सहायक मंत्री ने सवाल उठाए थे क्योंकि रोलांड पर उसे संदेह था। एक बदमाश हमेशा बदमाश ही रहता है, लेकिन बुरे चरित्र का मतलब यह नहीं है कि वे बुद्धिहीन भी हैं। सहायक मंत्री की नज़र में एक चुड़ैल की सहायता करना और उसे शरण देना दुनिया पर युद्ध की घोषणा करने के समान था। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बारोव ने अपने शब्दों से जूझते हुए कहा। अतीत में हालांकि आपने मुसीबत खड़ी की थी, लेकिन ये हमेशा अधिक हानिरहित था। लेकिन अब केवल एक चुड़ैल को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना, उन्हें शिकार करने का कानून चर्च द्वारा घोषित किया गया था, और यहाँ तक कि आपके पिता महामहिम विंबलडन 3 भी इसका समर्थन करते हैं। रोलांड ने एक क्षण सोचा और फिर पूछा, क्या आप मानते हैं कि यह सीमावर्ती शहर रहने के लिए एक अच्छी जगह है? ओह, ये बारोव को समझ में नहीं आया कि इस सवाल का समस्या से क्या संबंध है। कुछ देर बाद उसने अपनी सच्ची राय दी, नहीं, ये भयानक है। वालेंसिया, गोल्डन हार्वेस्ट के शहर या क्लियरवाटर के बंदरगाह की तुलना में आपको क्या लगता है कि मेरे भाई बहनों के खिलाफ सिंहासन के अधिकार जीतने की मेरी क्या संभावना है? कोट। सहायक मंत्री ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लगभग शून्य। इसलिए मैं केवल दूसरा रास्ता चुन सकता हूँ, रोलांड ने कहा और भावशून्य होकर देखा कि कैसे बारोव ने अपने बिछाए जाल में एक के बाद एक कदम बढ़ाए।
ऐसी राह जो मेरे पिता को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह बात नहीं कही कि चुड़ैलें स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से बहुत कम सफलता मिलेगी। बारोव 20 साल तक वित्त मंत्री के सहायक रहे थे और उन्हें एक सक्षम राजनीतिज्ञ माना जाता था। राजनेताओं के लिए उनके व्यक्तिगत लाभ आमतौर पर अच्छे और बुरे के नैतिक कानून से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही भावनात्मक मार्ग अपनाना उनके लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि रोलांड ने पिछले राजकुमार के कार्यों को याद किया। उसने पाया कि उसे वास्तव में एक ईमानदार और धर्मी व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। इसलिए उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण के बीच शाश्वत संघर्ष पर खेलना चुना, क्योंकि पवित्र चर्च की बढ़ती शक्ति विंबलडन 3 के पक्ष में एक निरंतर कांटा थी। चर्च का दावा था कि दुनिया ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करती है और पोप ईश्वर की आवाज़ है। अगर लोगों को पता चले कि उसने जो कहा वह सच नहीं है बल्कि झूठ से भरा है, तो पवित्र चर्च का प्रभुत्व बहुत हद तक हिल जाएगा। चुड़ैल बुरी नहीं है, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। वाक्यांश से सहायक मंत्री को समझाना कठिन होगा, लेकिन वह एक बुरी चुड़ैल नहीं है और मैं इसका उपयोग चर्च पर हमला करने के लिए कर सकता हूँ। वाक्यांश से प्रतिस्थापित करने पर बारोव को इस निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए आसानी से राजी किया जा सकता है। मेरे भाइयों और बहनों के क्षेत्र चाहे कितने भी समृद्ध क्यों न हो, ये पहले से तय था कि सब कुछ चर्च के कब्जे में ही खत्म होगा। वे पहले ही राजाओं के दैवीय अधिकार पर कदम रख चुके हैं। अगर पोप को ही सही शासक माना जा सकता है, तो क्या वे इस भूमि के वास्तविक शासक हैं या हम हैं? रोलांड ने आगे बोलने से पहले सही समय के लिए विराम लिया। यहाँ तक कि मेरे पिता को भी मुझ पर अपनी आशा रखनी होगी, एक ऐसा नेता जो पवित्र चर्च द्वारा दबाया न गया हो, जिसके पास शाही राजा के सभी विशेष अधिकार हों। उसका चुनाव बहुत स्पष्ट होगा। संपूर्ण विश्व के शत्रु को केवल चर्च के शत्रु में बदलना कई लोगों के लिए स्वीकार करना आसान था। बारोव का तो कहना ही क्या, जो स्वयं शाही परिवार के पक्ष में खड़े थे। उसी तरह अगर उन्हें उनके असाधारण कौशलों के बारे में पता है कि वे पवित्र चर्च की पकड़ को खोल सकते हैं, तो निष्पादन के आदेश कागजी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। जबकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, यह असंभव भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं जोखिम के लायक हूँ? रोलांड ने लगातार ये वाक्य बोलते हुए सहायक मंत्री को घूरते हुए कहा। अब मत डगमगाओ बारोव, तुम 20 साल से सहायक मंत्री हो, है न? अगर मैं विंबलडन एव बन सकता हूँ, तो सहायक शब्द हटा दिया जाएगा, या इससे भी आगे कुछ हिस्सा। राजा का हाथ बनना संभव है। हम डॉट। बारोव की पीठ को देखते हुए जो जा रहा था, रोलांड को राहत महसूस हुई। ये देखना आसान था कि उसने अपने वादे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। ये सामान्य था, यहाँ तक कि रोलांड को भी विश्वास नहीं था कि यह हाल ही में बनाई गई योजना, जो कि अहंकार से बनाई गई थी, साकार हो सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। कुंजी बारोव को यह विश्वास दिलाना था कि वह वास्तव में ऐसा सोचता था। एक आश्रय प्राप्त रईस का बेटा केवल एक सरल योजना के बारे में सोच सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चौथा राजकुमार वास्तव में चर्च की मानसिकता से नफरत करता था। इस समय अधिक चुड़ैलों को आकर्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। और उसके असली विचारों के बारे में क्या? अगर बारोव को उनके विचार पता भी होते तो भी वह उन्हें समझ नहीं पाता। रोलांड ने नौकरानी को बुलाया। मिस अन्ना को बुलाओ और उनसे कहो कि वे मुझसे मिलने आए। रोलांड ने खुशी खुशी सोचा कि निम्नलिखित व्यवसाय सबसे अच्छा होगा। TN, यदि आप ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में रुचि रखते हैं। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 6 प्रशिक्षण भाग आए। उस चुड़ैल को छोड़ो। C6 प्रशिक्षण भाग आए। अध्याय 6 प्रशिक्षण भाग आए। महल के पिछले हिस्से के बगीचों में एक झोपड़ी थी, जो लकड़ी की बाड़ से घिरी हुई थी। झोपड़ी मिट्टी की ईंटों से बनी थी और जमीन लोहे से भरी हुई थी, जो रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण है। झोपड़ी के सामने लगभग 9.5 गज की परिधि वाला एक तालाब भी था और तालाब में उचित मात्रा में नदी का पानी भरा हुआ था। ये वातावरण न केवल जलाने में मुश्किल था, बल्कि एक तरह का बनावटी एहसास भी था। ऐसा लगता था कि यह किसी सपने से लिया गया हो। जमीन के ऊपर ढेर में कई लोहे की सिल्लियां रखी हुई थीं। ये लोहार से आई थी और काट ने उन्हें वहां रखा था। तालाब बहुत ही मनमोहक था। रोलांड को ये जगह तुरंत पसंद आ गई थी, लेकिन प्रयोगशाला के लिए ये जगह अभी भी बहुत कच्ची थी। रोलांड ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि कुछ बेतरतीब सामग्रियों का उपयोग करके और उनसे एक आदर्श प्रयोगशाला बनाना संभव नहीं था। अगर वह भविष्य में एक उपयुक्त जगह पा सके और सभी संसाधन एकत्र कर सके, तो वह बारोव से उसके लिए एक कार्यशाला बनाने के लिए कहेगा। अन्ना को
जो झोपड़ी में आराम कर रही थी, बुलाकर रोलांड ने पूछा, कैसी हो? क्या तुम्हें अच्छी नींद आए? सामने आई हैरान अन्ना को देखकर रोलांड मुस्कुराया। रोलांड ने अभी जो चुड़ैल देखी और कल जो चुड़ैल देखी, वे दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की तरह लग रही थी। पूरी तरह से साफ करने के बाद उसके लंबे सन के बाल शॉल की तरह उसके कंधों पर लटक रहे थे और उसमें एक मुलायम और चमकदार चमक थी। हालांकि एक आम नागरिक के रूप में उसके कठोर जीवन के कारण उसकी त्वचा की देखभाल नहीं की गई थी, लेकिन उसकी युवावस्था ने इसकी भरपाई कर दी थी और उसकी नाक के पुल पर झायों की हल्की धूल उसके चेहरे पर एक युवा जोश भर रही थी। उसका शरीर अभी भी पतला था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज हवा उसे नीचे धकेल सकती है, लेकिन उसके गुलाबी गाल और गर्दन पर चोट के निशान कल की तुलना में बहुत फीके थे। रोलांड को संदेह था कि चुड़ैलों को उनके जादू के अलावा उनकी शारीरिक क्षमताओं में भी सुधार मिला है। कम से कम अन्ना की रिकवरी दर औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज रही होगी। मूल रूप से, चूंकि तुमने इतनी भयानक चीजें झेली हैं, इसलिए तुम्हें कुछ दिन आराम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि इस समय हमारी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बाद में तुम्हें मुआवजा दूंगा, रोलांड ने लड़की को गोल गोल घूमने के लिए कहने से पहले कहा। ये ड्रेस, क्या ये ठीक से फिट है? अन्ना ने अब ऐसे कपड़े पहने जो उसने कई शैलियों में से सावधानीपूर्वक चुने थे। ये सब उसके कामुक स्वाद को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लोहे के कामगारों द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े बहुत मोटे थे और उसके लिए उपयुक्त नहीं थे, जबकि खेलों में कई जादूगरों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र सुरुचिपूर्ण और उत्तम दर्जे के लगते थे। वास्तविक जीवन में वे पहनने वाले की गतिशीलता को प्रतिबंधित करते थे और जल्दी ही राख में बदल जाते थे। नौकरानी के कपड़ों के लिए, अरे क्या इससे बेहतर कोई कपड़ा है? भले ही इस दुनिया में आधुनिक नौकरानी के कपड़े न हों, फिर भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सामान्य नौकरानी के कपड़े ही थे जिन पर बाद की पीढ़ियां आधारित थीं। इसलिए रोलांड ने सीधे टायर से कपड़ों का एक सेट लिया और उसे अन्ना के आकार में काट दिया। स्कर्ट को छोटा कर दिया, लंबी आस्तीन को छोटी आस्तीन में बदल दिया, गोल गर्दन के कॉलर को मोड़ दिया और फिर इसे धनुष में बांध दिया, जिससे नई चुड़ैल वर्दी बन गई। इसे एक चुड़ैल की टोपी, अनुकूलित काले जूते तैयार, साथ ही एक घुटने की लंबाई वाली केप ऑर्डर की गई के साथ जोड़ा गया था। अतीत में रोलांड ने इस तरह की पोशाक केवल एक फिल्म में देखी थी, लेकिन अभी एक उसके सामने खड़ी थी जो पृथ्वी की विद्या से एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। महाराज, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? अन्ना ने पूछा। अन्ना वास्तव में अपने सामने खड़े महान व्यक्ति के विचारों को समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि वह स्थिति का आकलन करने की अपनी क्षमता खो रही है। अपने सिर पर बैग रखकर कालकोठरी से बाहर घसीटे जाने पर उसे विश्वास था कि वह जल्द ही अपने शापित जीवन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन सिर से टोपी उतारने के बाद अन्ना ने पाया कि वह फांसी या गिलोटिन नहीं, बल्कि एक शानदार कमरा देख रही थी। फिर बहुत से लोग अंदर घुस आए, उसके कपड़े उतारे और उसे नहलाया। उसकी बगलों से लेकर पैरों तक कुछ भी बिना पॉलिश किए नहीं छोड़ा गया था। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में अन्ना को उम्मीद नहीं थी कि उसे किसी की सेवा करने के लिए इन सभी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वह कभी नहीं जानती थी कि कपड़े वास्तव में इतने आरामदायक हो सकते हैं, क्योंकि वे उसके शरीर पर धीरे से रखे गए थे। थोड़ी सी भी घर्षण महसूस करना संभव था। अंत में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ और उसने बाकी सभी को बाहर जाने का आदेश देने के बाद उसके सामने एक अनुबंध रखा। इस समय अन्ना को एहसास हुआ, जिस आदमी ने कहा था कि वह उसे कालकोठरी में काम पर रखना चाहता है, वह वास्तव में इस राज्य का चौथा राजकुमार था। जब उसने कहा कि वह उसे काम पर रखना चाहता है, तो यह कोई मजाक नहीं था। अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर वह राजकुमार के लिए काम करती है, तो उसे हर महीने 1 सोने का शाही वेतन दिया जाएगा। बेशक अन्ना जानती थी कि 1 महीने में 1 स्वर्ण राजसी प्राप्त करने का क्या मतलब है। उसके पिता, जो पूरे दिन खदान में काम करते थे, उनका वेतन उनके द्वारा निकाले जाने वाले अयस्क की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता था, लेकिन उनके पास अब तक का सबसे अच्छा खनन केवल 1 रजत राजसी के बराबर था। 100 रजत राजसी को 1 स्वर्ण राजसी में परिवर्तित किया जा सकता था, और यह भी रजत राजसी की शुद्धता पर निर्भर करता था। तो क्या उसका काम सोते समय राजकुमार के साथ रहना था? जब वह नहा रही थी, तो अन्ना ने नौकरानियों को फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह इस कीमत के लायक है। शैतान द्वारा उसके खून को दागदार करने के कारण वह गंदगी से भरी हुई थी। उसके उजागर होने के बाद सभी को उसकी असली पहचान पता चल गई। भले ही राजकुमार की जिज्ञासा इस हद तक मजबूर करने वाली थी, भले ही वह शैतान से न डरता हो, उसे कोई पारिश्रमिक देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उस रात
हालांकि कोई नहीं आया और वह शांति से सो गई। ये सबसे नर्म बिस्तर था जिस पर अन्ना ने कभी सोया था, इसलिए वह बस लेट गई और तुरंत सो गई। अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो दोपहर हो चुकी थी। उसके कमरे में पहले से ही दोपहर का भोजन परोसा जा चुका था, पनीर और मांस के साथ रोटी परोसी गई थी। इससे पहले वह स्पष्ट रूप से मरने के लिए तैयार थी। उसने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन देने का भी फैसला किया था। ये उसके मूल विचार थे, लेकिन शानदार भोजन का स्वाद चखने के बाद अन्ना खुद को रोक नहीं पाई, आंसू बहने लगे। उसके मुंह में सॉस और मसाले घुल मिल गए थे। एक मसालेदार स्वाद का एक मजबूत संकेत एक मीठे स्वाद के साथ मिल गया था, जो बार बार उसकी स्वाद कलियों पर हमला कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि दुनिया थोड़ी उज्जवल हो गई थी। अन्ना को लगा कि यदि वह ये भोजन प्रतिदिन खा सकेगी, तो यदि राक्षस भी उसके शरीर पर आक्रमण करेंगे, तो भी उसमें प्रतिरोध करने का साहस रहेगा, है न? अब इस बगीचे में खड़ी होकर जो एक पुराने मंदिर जैसा दिखता था, जो उसकी जेल की कोठरी जैसा बिल्कुल नहीं था, अन्ना ने मन ही मन अपना मन बना लिया। चून की दूसरे पक्ष को उसकी जरूरत थी, इसलिए चाहे वह अजीब कपड़े पहनना हो या फिर अविश्वसनीय शैतान की शक्ति का उपयोग करना हो, वह कोशिश करने को तैयार थी। इसलिए उसने अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस बार उसने संकोच नहीं किया। महाराज, आपको मेरी क्या जरूरत है? अभी मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीखो। इसे बार बार आजमाओ जब तक कि तुम अपनी लपटों को बाहर न भेज सको और उन्हें स्वतंत्र रूप से वापस न पा सको। तुम्हारा मतलब शैतान से है? नहीं नहीं मिस अन्ना, रोलांड ने उसे बीच में टोका, यह आपकी शक्ति है। चुड़ैल ने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी खूबसूरत बड़ी नीली आंखें। दुनिया में ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है कि चुड़ैलों की शक्तियां शैतान की हैं, कि वे बहुत बुरी हैं, जबकि असल में वे गलत हैं। रोलांड ने अपना शरीर नीचे झुकाया और अपनी आंखों से उसकी आंखों को बराबरी से देखा। लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया है न? रोलांड को कालकोठरी में अन्ना की हंसी याद आ गई। क्या कोई व्यक्ति जो ये समझता हो कि वह बुरा है, इस तरह आत्म मजाक के साथ हंसेगा? मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी और को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया, वह बुदबुदाई, उस लुटेरे को छोड़कर। आत्मरक्षा कोई पाप नहीं है, आपने सही काम किया। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि वे आपको नहीं समझते। वे केवल इतना जानते हैं कि प्रशिक्षण के साथ चुड़ैलें मजबूत लड़ाके बन सकती हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि चुड़ैल कैसे बने। अज्ञात शक्ति हमेशा डरावनी होती है। तुम्हें डर नहीं लगता? अन्ना ने कहा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी शक्ति आपकी है। रोलांड हंसा, लेकिन अगर उस लुटेरे के पास इतनी अविश्वसनीय ताकत होती तो मैं उसके सामने शांति से खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 8 राक्षसों के महीने भाग 1। उस चुड़ैल को छोड़ो। C8 राक्षसों के महीने भाग 1। अध्याय 8 राक्षसों के महीने भाग 1। अगर रोलांड अपने इलाके को अच्छी तरह से विकसित करना चाहता था, तो उसे इस जगह पर मजबूत जड़ें जमानी थी। भले ही यह जमीन बंजर थी, लेकिन इसे आसानी से वापस हासिल किया जा सकता था। जब इलाका बहुत छोटा था तो इसे बाहर की तरफ बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अगर लोग रहने को तैयार नहीं थे तो सारी बातें बेकार थीं। अगर उन्हें किसी भी समय जमीन का टुकड़ा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो कौन इसे खरीदना चाहेगा? कौन इसका उत्पादन बढ़ाना चाहेगा? सहायक मंत्री के चले जाने के बाद रोलांड ने नाइट कमांडर कार्टर को बुलाया और आदेश दिया, अपने आदमियों को इकट्ठा करो, जाओ और कुछ स्थानीय रक्षकों, शिकारियों और किसानों को खोजो। वे 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे होंगे और राक्षसों के महीनों का अनुभव किया होगा। अगर कोई ऐसा है जो लड़ सकता है तो यह और भी बेहतर होगा। शूरवीर के सलामी देने और चले जाने के बाद रोलांड ने अपना माथा रगड़ते हुए सहायक मंत्री द्वारा संकलित आंकड़ों को देखना जारी रखा। सीमावर्ती शहर का मुख्य निर्यात खनन और शिकार से था और आयात का बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ थे। सब कुछ लोंगसोगढ़ या सीधे विलो शहर में चिशुई नदी के माध्यम से ले जाया जाता था। खनन निर्यात में सभी प्रकार के खनिज शामिल थे, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, रॉक क्रिस्टल, मानिक, नीलम। ये संबद्ध खनिजों की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। उसने अन्ना द्वारा कही गई बात को याद किया कि उत्तरी खदान के बारे में यह अफवाह थी कि यह एक अज्ञात भूमिगत खो है। अब तक खदान का कोई सिद्ध तल नहीं था और यह भी अज्ञात था कि खदान में कितने कांटे थे। शहर द्वारा निर्यात किए गए खनिजों का भुगतान राज्य के सोने के राजघरानों से नहीं किया गया था, बल्कि उनके लिए आने वाले खाद्य पदार्थों से भुगतान किया गया था। ये तर्कपूर्ण है कि चूंकि रत्नों को एक उच्च मूल्य वाली विलासिता माना जा सकता है,
इसलिए इन पिछले 5 वर्षों में सीमावर्ती शहर अनाज का अधिशेष बचा सकता था, लेकिन अंत में कोई अधिशेष नहीं था। दूसरे शब्दों में, सीमावर्ती शहर के खनन का वार्षिक उत्पादन केवल 2000 लोगों के वार्षिक राशन के लिए पर्याप्त था। राजकुमार के यहाँ आने से पहले सीमावर्ती शहर पर ड्यूक का शासन था, जिसने लोंगसोगढ़ का भी प्रभार संभाला था और उसने ये व्यवस्था स्थापित की थी। अपने दृष्टिकोण से वह भोजन बचा सकता था और राक्षसों के लिए चेतावनी भी दे सकता था। फर व्यापार स्थानीय लोगों की अपनी आय का हिस्सा था। वे पश्चिम की ओर जंगल में जाते थे, कुछ पक्षियों और अन्य जानवरों का शिकार करते थे, शायद उन्हें लोंगसोगढ़ या विलोलिफ के छोटे शहर के निवासियों को बेच देते थे। इस वजह से सीमावर्ती शहर में कोई लेन देन नहीं हो पाता था और इसलिए कोई कर नहीं वसूला जा सकता था। रोलांड ने सोचा, जब से वह आया है, यह इस तरह से नहीं चल सकता। खनिजों का भुगतान अब भोजन से नहीं किया जा सकता। चिशुई नदी पूरे राज्य से होकर गुजरती थी और यातायात अवरुद्ध नहीं था। परिवहन धमनी थी। भले ही हम अब लोंगसोगढ़ से भोजन नहीं खरीदेंगे, फिर भी उन्हें प्रदान करने के लिए अन्य स्थान थे। ये सब इस आधार पर बनाया गया था कि वह सीमावर्ती शहर में रह सकता है और उन दुष्ट राक्षसों को रोक सकता है। काट ने तेजी से काम किया। अगले दिन तक उसने 2 स्थानीय गार्ड और एक शिकारी को ढूंढ लिया और रिपोर्ट की। ये 2 आदमी शहर के गश्ती दल से हैं। हर साल वे बीकन जलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिकारी ने कहा कि वह और राक्षस एक दूसरे से टकरा गए थे। वह एक राक्षस जानवर का सिर लेकर लौटा, जिसे उसने अपने हाथों से काट दिया। तीनों लोगों ने एक साथ सिर झुकाया। रोलांड ने सिर हिलाकर उन्हें खड़े होने की अनुमति दी। उनमें से एक बोलने के लिए आगे बढ़ा। सम्मान, आदरणीय राजकुमार। महामहिम, पहला गार्ड जिसे बुलाया गया था, वह इतना घबराया हुआ था कि वह स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पा रहा था। ब्रान और मैं, हम लोग हैं। ओह, जब बर्फबारी शुरू होगी, हम खनन क्षेत्र के उत्तरी ढलान पर जाएंगे, बीकन टॉवर तक। वहाँ ये पहली संभव है। ये राक्षसों की हरकतों को देखने का पहला बिंदु है। अगर वे बड़ी संख्या में पार करते हैं, हम जंगल में छिप जाएंगे। बचपन से ही आग जलाएंगे। जिस सड़क से हम पीछे हटेंगे और नाव पहले से तैयार है, फिर हम निकलेंगे। चूंकि तुम दोनों एक साथ थे, इसलिए अपने साथी को इसका जवाब देने दो। रोलांड ने अपनी अस्वीकृति को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढक लिया। राक्षस जानवर, क्या उन्हें मारा जा सकता है? दूसरा गार्ड भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन कम से कम वह हकलाया नहीं। महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। वे जंगल में सिर्फ साधारण जानवर थे, लेकिन दुष्ट मायाजाल के प्रभाव से वे उन्मत्त और क्रूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें मारा जा सकता है। अतीत में राक्षसों के हर महीने लोंगसोगढ़ घुड़सवार सेना भेजकर गढ़ से बॉर्डर टाउन तक की भूमि को राक्षसों के अवशेषों से साफ कर देता था। दानव के महीने कितने समय तक चलते हैं? रोलांड ने पूछा। आमतौर पर 2 से 3 महीने। ये सूर्य पर निर्भर करता है, ब्रान ने कहा। सूर्य पर निर्भर करता है? रोलांड ने संदेह से पूछा। हाँ, गार्ड ने समझाया। महाराज कुछ समय पहले ही इस शहर में आए थे, इसलिए आपको नहीं पता। इस सीमावर्ती शहर में एक बार बर्फ गिरना शुरू हो जाए तो ये तब तक नहीं रुकती। जब तक सूरज फिर से चमक न जाए, तब बर्फ पिघल जाएगी। तो क्या बर्फ दानव के महीनों के अंत का संकेत देती है? रोलांड ने याद किया कि कम से कम ग्रेकैसल में ऐसा नहीं था। मूल रूप से अगले दिन बर्फबारी बंद हो जाती थी, साथ ही सूरज भी अलग दिखाई देता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे लंबे समय तक मैंने दानव के महीनों का अनुभव 2 साल पहले किया था, जो लगभग 4 महीने तक चला था। कई लोग भूखे मर गए थे। क्यों? क्या लोंगसोगढ़ में अनाज का भंडार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि शहर का भरण पोषण हो सके? रोलांड ने पूछा। ब्रान का चेहरा थोड़ा गुस्से से भर गया। उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन रेनॉल्ड्स नगरपालिका प्रशासक, जो ऐसी चीजों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, ने घोषणा की कि निकाले गए अयस्क और खनिजों की मात्रा केवल 3 महीने के लिए भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त थी। चौथे महीने के लिए हमें अयस्क की एक नई खेप पहुंचानी थी। लेकिन राक्षसों के महीने खत्म नहीं हुए थे। हम किले से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो यही हुआ। मुझे समझ आ गया। वे बस मूर्ख लोगों को अलग थलग कर रहे थे। अगर लोंगसोगढ़ इन लोगों के साथ वसंत की हवा की तरह इस तरह की गर्मजोशी से पेश आता है, तो सीमावर्ती लोग शायद यही रहना चाहेंगे और नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि लोंगसोगढ़ के पीछे लोगों का समूह अच्छे स्वभाव का नहीं था। रोलांड ने आखिरी व्यक्ति को जवाब देने के लिए इशारा किया, जबकि प्रशासक का नाम उसके दिल में डाल दिया। तीसरा व्यक्ति साहसी और मजबूत दिख रहा था। 6 फीट से ज्यादा लंबा होने के कारण रोलांड को काफी दबाव महसूस हो रहा था।
सौभाग्य से वह अपने घुटनों के बल आगे आया। तुमने कहा कि तुमने जानवर को मार दिया। हाँ सर। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। एक जंगली सुअर की प्रजाति और एक भेड़िया की प्रजाति। प्रजाति, रोलांड ने दोहराया। आपका क्या मतलब है? ये राक्षसी जानवर का नाम है, महाराज। जानवरों की विविधता पहले जितनी भयंकर थी, बाद में विविधता से निपटना उतना ही मुश्किल होगा। और वे शरीर के फायदों पर जोर देंगे। जंगली सुअर, इसकी पीठ का फर बेहद सख्त हो जाएगा, यहाँ तक कि 50 गज की दूरी पर भी इसे क्रॉसबो से चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। भेड़िया प्रजाति अधिक चालाक हो जाती है, दौड़ने की गति आश्चर्यजनक हो जाती है। इसे मारने के लिए आपको पहले से जाल बिछाना होगा। मजबूत और मजबूत होता जाएगा और भी तेज होता जाएगा। रोलांड ने सुनते ही सिर हिलाया। लेकिन वे अभी भी जानवर हैं। वे हैं, लेकिन वे सबसे भयानक किस्म के दुश्मन नहीं हैं, शिकारी ने यहाँ तक कहा और फिर उसे अपनी लार निगलनी पड़ी। इससे पहले कि वह आगे बात कर पाता, सबसे खराब मिश्रित प्रजाति के होते हैं। वे शैतान के अवतार हैं। केवल नरक ही ऐसे भयानक राक्षस को पैदा करने में सक्षम है। मैंने एक संकर देखा है। उसके पास न केवल जानवरों जैसे मजबूत अंग थे, बल्कि उसकी पीठ पर विशाल पंखों की एक जोड़ी भी थी, जिससे वह कम दूरी तक उड़ सकता था। और यह हमेशा जानता था कि मैं कहाँ हूँ, चाहे मैं कितना भी छिपने की कोशिश करूँ, ये हमेशा मुझे पहचान सकता था। यह अपने शिकार का पीछा नहीं कर रहा था, महाराज, ये सिर्फ शिकार को छेड़ रहा था। शिकारी लीहू ने अपने कपड़े उठाए, पेट से छाती तक फैले एक बड़े निशान को दिखाते हुए उसने कहा, मैं अपनी चेतना खो बैठा और चिशुई नदी में गिर गया। मैं भाग्यशाली था कि बच गया। ऐसा राक्षस अस्तित्व में है। रोलांड को लगा कि दुनिया और अधिक एक कल्पना की तरह बन गई है। एक मजबूत दीवार सभी सामान्य प्रकार के राक्षसी जानवरों को रोक सकती है, लेकिन अगर वे उड़ सकते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? मिश्रित प्रजातियां बहुत दुर्लभ होनी चाहिए, है ना? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 9 राक्षसों के महीने, भाग 2। उस चुड़ैल को छोड़ो। C9 राक्षसों के महीने, भाग 2। अध्याय 9 राक्षसों के महीने, भाग 2। बहुत ज्यादा नहीं, महाराज, शिकारी ने जवाब दिया। राक्षसों के हर महीने के दौरान केवल 2 से 3 मिश्रित प्रजाति के राक्षस दिखाई देंगे, अन्यथा लोंगसोनगढ़ बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ठीक है, तुम बहुत चौकस लगते हो। रोलांड ने उस आदमी को खड़े होने का आदेश दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे ग्रेकैसल राज्य के आदमी की तरह नहीं दिखते। मेरे वंश का आधा हिस्सा मोजन कबीले से आता है। शहर के लोग मुझे आयरन एक्स कहते हैं। मोजन कबीले, बंजर भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित शमीन साम्राज्य के लोग, ऐसा कहा जाता था कि वे दिग्गजों के वंशज थे। रोलांड ने अपने दिमाग में मोजन कबीले से जुड़ी किसी भी याद को तलाशा और पाया कि आयरन एक्स अपने कबीले के नाम का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि बॉर्डर टाउन के लोगों द्वारा दिए गए नाम का इस्तेमाल करता था, और जाहिर तौर पर वह शमीन साम्राज्य के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह उजाड़ भूमि की दक्षिण पश्चिमी सीमा से था। उसने अनुमान लगाया कि इसमें कई दुखद कहानियां शामिल थीं। लेकिन फिलहाल वे कहानियां महत्वपूर्ण नहीं थीं। बॉर्डर टाउन में हर किसी का स्वागत था, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। रोलांड ने ताली बजाए। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, काट। उनमें से प्रत्येक को 10 चांदी के सिक्के दे दो, फिर वे जा सकते हैं। इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज, तीनों ने एक स्वर में कहा। इसके बाद काटा लोगों को वहां से ले गया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो काटा फिर से लौटा और पूछा, महाराज, आपने उनसे ये सवाल क्यों पूछे? क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं? रोलांड ने कोई राय व्यक्त नहीं की और इसके बजाय पूछा, आप क्या सोचते हैं? महाराज, यह मामला सवाल से बाहर है, शूरवीर ने ऊंची आवाज में कहा। शिकारी के कथन के अनुसार जंगली राक्षस भालू से भी निपटना मुश्किल होगा। 50 गज के बाहर क्रॉसबो से गोली चलाने का कोई असर नहीं होगा। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह 40 गज तक न पहुंच जाए, या यहाँ तक कि 30 गज तक भी। तब तक हम अपना शॉट लगा सकते हैं। केवल हमारे कुलीन सैनिक ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा राक्षस बहुत अधिक संख्या में हैं, और हम उन्हें रोकने के लिए केवल स्थानीय गार्डों के साथ खड़े होकर मजबूत दीवारों पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हताहतों की संख्या उपलब्धियों से अधिक होगी। हमारी हार सुनिश्चित होगी। तुमने पहले ही देख लिया है कि एक चुड़ैल क्या करने में सक्षम है, तो फिर तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोच सकते? रोलांड ने आह भरी। यह चुड़ैलें बुरी हैं, लेकिन अन्ना, मिस अन्ना ऐसी नहीं लिखती। आपके नायक कमांडर के रूप में मुझे तथ्यों की तलाश करके सच्चाई की तलाश करनी है।
अगर मैं तुम्हें एक शहर की दीवार दूं, तो क्या तुम सोचोगे कि यह संभव होगा? क्या एक पल के लिए कार्टर को संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है? अगर मैं तुम्हें पहाड़ की उत्तरी ढलान और चिशुई नदी के बीच एक दीवार देता हूँ, रोलांड ने अपने हर शब्द पर जोर दिया। हालांकि वे ग्रेकेसल की विशाल दीवारों की तरह नहीं होंगी, लेकिन जानवरों को रोकने के लिए वे अभी भी सक्षम होनी चाहिए। सर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? शूरवीर को समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। आपकी बकवास की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप नहीं रुके तो आपको मेरी अशिष्टता के लिए माफ करना होगा। हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं, है न? मैंने पिछले रिकॉर्ड देखे, यहाँ पहली बर्फ आमतौर पर अब से दूसरे महीने के अंत में गिरती है। अगर हमारे पास 3 साल भी होते तो भी यह काफ़ी नहीं होता। दीवार बनाने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत होती। नींव रखने के लिए उन्हें मिट्टी को दबाना पड़ता और हर 1 या 2 फीट पर मजबूती देनी पड़ती। नहीं तो दीवार के ढहने का खतरा बहुत ज्यादा होता। ये मिट्टी की दीवारों में सबसे सरल होगी। कार्टर ने बार बार अपना सिर हिलाया। ईंट और पत्थर की दीवारें बनाना और भी मुश्किल है और इसके लिए सैकड़ों राजमिस्त्रियों की जरूरत होगी जिन्हें पहले पत्थरों को काटना होगा या मिट्टी को ईंटों में पकाना होगा। उसके बाद उन्हें इसे ब्लॉक दर ब्लॉक बनाना होगा। महाराज, बिना किसी अपवाद के सभी दीवारें इसी तरह बनाई गई थीं। एक शहर का निर्माण दिन और रात के समय में किया जाना, ये केवल किंवदंतियों की बात है। रोलांड ने संकेत दिया कि उसने काफी कुछ सुन लिया है। मैं समझ गया। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विश्वसनीय दीवार नहीं है, तो मैं आपके साथ लोमसोमगढ़ में चला जाऊंगा। मैं इस जगह पर अपनी जान नहीं देने वाला। शूरवीर घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाद में महल के खूबसूरत बगीचों में रोलांड ने अपनी कड़वी शराब का आनंद लिया। अन्ना को देखते हुए, जो ध्यान से क्रीम केक खा रही थी, उसका मूड काफी हद तक ठीक हो गया। उसने सीमावर्ती शहर में राक्षसी जानवरों को रोकने का फैसला किया था। शहर के पहरेदारों के साथ कुलीन सैनिक को जोड़कर वह पहरेदारों द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्र का विस्तार करके खेती को भी गहन करेगा। अगर वह 3 महीने के भीतर पहाड़ की उत्तरी ढलान और चिशुई नदी को जोड़ने वाली दीवार बनाना चाहता था, तो उसे आधुनिक समय की एक उपयुक्त तकनीक का उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं था कि रोलांड को अचानक ये बात सूझी। इससे पहले उसने बॉर्डर टाउन के किनारों की जांच की थी। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं गया था, उसकी याददाश्त में एक स्पष्ट तस्वीर बनी रही। पहाड़ की उत्तरी ढलान और चिशुई नदी अपने निकटतम बिंदु पर केवल 600 गज की दूरी पर थे। यह एक प्राकृतिक अड़चन थी, और उत्तरी खदान में पूरे साल खनन होने के कारण ये गुफा से खनन की गई चट्टान बजरी से घिरा हुआ था। ये बजरी राख के रंग की थी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की भरपूर मात्रा थी, जिसे पीसने के बाद चूना पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। चूना पत्थर के साथ उसका घोल था। ये सीमेंट के बराबर होगा। हाँ, यह मानव जाति के इतिहास को बदल देगा। पानी को सख्त करने वाली सामग्री के साथ निर्माण करने में सक्षम होने के लिए, कच्चे माल के साथ जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, जिसे तैयार करना सरल था, ये वास्तव में खेतों की जुताई के लिए सबसे कुशल उपकरणों में से एक था। रोलांड ने आवश्यक समय का अनुमान लगाया। भले ही वह नई तकनीक को लागू करे, सीमेंट के साथ भी उसे यकीन नहीं था कि यह संभव है। उन्हें वास्तव में जिस मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता थी वह बहुत बड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वे 3 महीनों के भीतर इतने सीमेंट पाउडर को जला पाएंगे, और कंक्रीट की मजबूती कम होगी। अंत में उन्हें इसे स्टील से मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कंक्रीट शहर की दीवार बनाने में सफल होने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। उन्हें मौजूदा सामग्रियों का अधिकतम उपयोग करना था और सीमेंट की बचत करनी थी, इसलिए फील्डस्टोन की दीवार बनाना सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तथाकथित फील्डस्टोन एक ऐसा पत्थर था जिसे किसी भी तरह से पीसा नहीं गया था। ये खनन का एक प्राकृतिक उपोत्पाद था। इस पत्थर के किनारों और कोनों के अनियमित आकार के कारण इसे सीधे निर्माण के लिए उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इसके बजाय इसे पहले पत्थर के कारीगर द्वारा उपयोग योग्य ईंटों में संसाधित करने की आवश्यकता थी। लेकिन सीमेंट को बाइंडर के रूप में उपयोग करते हुए फील्डस्टोन की दीवार बनाना संभव था। चाहे पत्थर कितना भी अजीब आकार का क्यों न हो, इसका उपयोग किया जा सकता था। पत्थरों के बीच की खाई को सीमेंट से भर दिया जाता था, जिससे सीमेंट की बचत होती थी और बची हुई सामग्री का उपयोग होता था। इसके साथ ही बड़ी दिशा तय हो गई, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन, उसे डर था कि उसे इसे खुद ही करना होगा। रोलांड ने सोचा, चाहे वह कैल्सिनेटेड सीमेंट हो या फील्डस्टोन की दीवार, दोनों ही नई चीजें थीं। उसके अलावा किसी ने भी इन चीजों को नहीं देखा था, और न ही कोई जानता था कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। उसे डर था कि वह अगले 3 महीनों तक बहुत व्यस्त रहेगा। तुम
यहाँ देखो। उसके पीछे से अन्ना की स्पष्ट आवाज आई। जैसे ही रोलांड मुड़ा, उसने देखा कि उसकी हथेली में आग की लपटों का एक छोटा समूह चुपचाप जल रहा था। वहां स्पष्ट रूप से कोई हवा नहीं थी, लेकिन लौ की नोक ऊपर नीचे उठ रही थी, मानो वह उसे इशारा कर रही हो। उसने अपनी उंगली हिलाए और आग एक छोटे बच्चे की तरह थी, जो उंगली की नोक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंत में ये तर्जनी के शीर्ष पर खड़ी थी, धीरे धीरे नीचे की ओर। तुमने ये किया। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। रोलैंड ने अपने दिल की गहराई से प्रशंसा महसूस की। यह कोई भ्रम जादू नहीं था, न ही कोई रासायनिक चाल, बल्कि यह वास्तव में एक अलौकिक शक्ति थी। लेकिन यह रोलैंड के लिए सबसे आकर्षक चीज नहीं थी, कई बार लौ से भी ज्यादा चमकदार अन्ना की नजर थी। जब वह अपनी उंगलियों को ध्यान से देख रही थी, झील के पानी की साफ आंखें जीवंत ज्वाला को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जैसे कि एक योगिनी नीलम के भीतर बंद हो। जेल की यातना से बचे निशान पहले ही फीके पड़ चुके थे। हालांकि वह शायद ही कभी मुस्कुराती थी, लेकिन उसका चेहरा अब बेजान नहीं था। युवती की नाक की नोक पर पसीने का एक धब्बा था, उसके सफेद गालों पर गुलाबी रंग जीवन शक्ति का संचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसे देखने से भी व्यक्ति खुशमिजाज महसूस कर सकता है। आपको क्या हुआ? आह, कुछ नहीं। रोलांड ने देखा कि वह उसे बहुत देर से देख रहा था। उसने अपनी नज़र हटा ली और खांसते हुए कहा, ठीक है, तो लोहे को पिघलाने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करें। पिछले कुछ दिनों में खाने और सोने के अलावा वह हमेशा अपनी इस आदत को दोहराती रही। मेहनती उत्साही रोलांड के सामने वह केवल शर्म से लाल हो सकती थी, यहाँ तक कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के सामने भी उसने इतनी मेहनत नहीं की थी। रोलांड ने सोचा, जाहिर है उसे इस शक्ति को पूरी तरह से समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद नई परियोजनाओं के उनके विचारों को एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। कंक्रीट के बारे में जानकारी के लिए तथा ये तर्कसंगत क्यों है कि वह इसका आविष्कार करने में सक्षम थे। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास उस चुड़ैल को छोड़ो। अध्याय 10 पत्थरबाज। उस चुड़ैल को छोड़ो। C10 द स्टोन मेसन। अध्याय 10 पत्थरबाज। इस सप्ताह मौसम अच्छा नहीं था। आसमान हमेशा धूसर रहता था। कालवान बेट का मूड भी मौसम की तरह ही था, अत्यंत उदास। गीले पत्थर की सड़क पर चलते हुए समय समय पर लोग उसका अभिवादन करते थे। इस शहर में काल एक स्कूल चलाता था। ग्रेकासल में वे कुलीन बच्चे जो स्कूल जाने की प्रतिभा रखते थे, एक अलग तरह के कॉलेज में जाते थे। यहाँ वह आम लोगों के बच्चों को भी पढ़ाता था। इसलिए इस सीमावर्ती शहर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। अरे मिस्टर वैन बेट, सुप्रभात। सर, क्या मेरा बेटा ठीक है? काल, तुम कब फ्री हो? चलो साथ में मछली पकड़ने चलते हैं। सामान्य समय में काल हमेशा मुस्कुराता था और उन्हें जवाब देता था, लेकिन आज उसने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया। जब से उसने अन्ना को फांसी पर लटका हुआ देखा है, उसकी नज़र में दुनिया में खामियां नजर आती हैं, या यूं कहें कि ग्रेकेसल से उसके जाने के बाद से एक दरार पैदा होती नजर आ रही है। लेकिन उसने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। उसने अपने व्यस्त काम का इस्तेमाल खुद को सुन्न करने के लिए किया, और कुछ हद तक उसने छात्रों की मासूम मुस्कान का भी इस्तेमाल इस दरार को ढकने के लिए किया। अन्ना के मरने तक उसने सोचा दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन फांसी के बाद दरार न केवल गायब हुई बल्कि और बढ़ गई। अन्ना के बारे में उसने पिछले 6 महीने की यादें ताज़ा की। अपनी कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चों के बीच वह अलग नहीं दिखती थी, दिखने में भी सामान्य थी। वह कभी ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिससे काल थोड़ा प्रभावित हुआ। ज्ञान के प्रति उसका जुनून था। चाहे वे कुछ भी पढ़ाए, चरित्र या इतिहास, वह हमेशा पहली कोशिश में ही उसे याद कर लेती थी। चाहे वह उबाऊ इतिहास और धर्म का विकास ही क्यों न हो, वह हमेशा एक किताब पकड़े हुए दिखाई देती थी। उसने युवती को अपने पड़ोसी की भेड़ों की देखभाल करते हुए देखा था। धूप में बैठकर अन्ना भेड़ों के बालों को सावधानी से ब्रश करती थी, धीरे से, जैसे कोई बच्चे के साथ करता है। वह तस्वीर जो उसे अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से याद थी, वह एक खुश लड़की की मीठी मुस्कान थी, चाहे वह उसे एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में न सोच सके। बाद में उसके घर में आग लग गई और दुर्भाग्य से अन्ना की मां का निधन हो गया। उसके बाद अन्ना कभी कॉलेज वापस नहीं आई। उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। एक हफ्ते पहले जब उसे डायन साबित कर दिया गया और शहर के चौराहे पर फांसी दे दी गई। शैतान के प्रलोभन में पड़ना, एक अशुद्ध व्यक्ति, दुष्ट, सब बकवास। उसके दिल में पहली बार पवित्र चर्च के बारे में संदेह हुआ। पहली बार उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर संदेह हुआ। अन्ना चुड़ैल थी या नहीं, ये तो वह नहीं जानता था, लेकिन वह कभी बुरी नहीं हो सकती थी।
अगर एक परिपक्व लड़की, दुनिया से अनभिज्ञ और जिज्ञासा से भरी लड़की को बुरी कहा जा सकता है, तो ग्रे कैसल के प्रशासनिक अधिकारी नरक से थे और शैतान के कब्जे में भी थे। कई सौ सोने के राजघरानों को बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर पत्थर की सामग्री चुरा ली, जिससे आधी अधूरी थिएटर बिल्डिंग ढह गई। उनके गिल्ड के 30 से अधिक राजमिस्त्री मारे गए। लेकिन क्या उन्हें फांसी दी गई? एक भी नहीं। जज ने आखिरकार फैसला सुनाया कि राजमिस्त्रियों का नेता अपने काम के लिए अयोग्य था। उसे निर्वासन की सजा दी गई। राजमिस्त्रियों को मजबूरन अपनी संस्था को भंग करना पड़ा। और काल, जो इस कहानी को जानता था, वह सुर्खियों से दूर भाग गया और ग्रे कासल को छोड़ दिया। वह सड़क के रास्ते पश्चिम की ओर चला गया, जो अंततः सीमावर्ती शहर में जाकर समाप्त हुआ। वह बहुत सारे छात्रों के साथ एक कॉलेज स्थापित करने में कामयाब रहा। वह पहले से ही नए पड़ोसियों को जानता था। उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन ग्रे कैसल के अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध हमेशा उसके दिमाग में अंकित था। अब एक बार फिर उसे लगा कि दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। बुराई क्या है? स्वर्ग के देवता क्या वे वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? काल के लिए अंतिम भारी क्षति नाना थी। नाना और अन्ना में कोई समानता नहीं थी। कोई यह भी कह सकता है कि वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। वह बहुत ही जिंदादिल लड़की थी, कॉलेज में काफ़ी मशहूर थी। वह कभी कभार ही क्लास में जाती थी और जब आती भी थी तो कभी ध्यान नहीं दे पाती थी, बस घास में लेटी रहती थी। अगर आप उससे पूछते कि वह क्या करती है, तो वह थोड़ी देर के लिए हंसती और फिर जवाब देती कि वह टिड्डे और चींटियों के बीच लड़ाई देख रही थी। नाना का चेहरा हमेशा हंसी से भरा रहता था। ऐसा लगता था कि यह उसका स्वभाव था। बुरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कॉलेज में तो वह हमेशा खुश रहती थी और हंसती रहती थी। काल को भी थोड़ी जिज्ञासा थी, क्या वह जन्म से लेकर अब तक कभी रोई है? 2 दिन पहले तक, जब अचानक लंबे चेहरे के साथ नाना उसे खोजने आए। गुरुजी, क्या मुझे भी अन्ना की तरह फांसी दी जाएगी? इससे उसे पता चला कि उसकी छात्रा नाना गायन बन गई है। आह, है न गुरुजी? यहाँ आइए और हमें ये समझने में मदद कीजिए कि इसमें क्या लिखा है। काल को लगा जैसे किसी ने उसकी आस्तीन खींच ली हो। उसने ऊपर देखा और पाया कि वह शहर के चौराहे पर आ गया है। बहुत से लोग बोर्ड के चारों ओर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि कोई उन्हें बताए कि घोषणा में क्या लिखा है। वेनबेट का नाम सुनकर सभी लोग सचेत रूप से उसके रास्ते से हट गए। गुरुजी, आप संयोगवश आ गए, हमें इसे देखने में मदद करें। आप सही कह रहे हैं, शुरू में यह मेघ ही थी जो हमें ये पढ़कर सुनाती थी, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि इससे पहले कि वह हमें ये सुना पाती, उसे पेट में दर्द होने लगा और उसे शौचालय जाना पड़ा। तब से वह वापस नहीं आया। हमेशा की तरह उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने बुलेटिन बोर्ड की विषय वस्तु को विस्तार से सभी को समझाया। लेकिन अब काल को पता चला कि यह असंभव था। इन लोगों की मुस्कुराहट और उत्साह नकली नहीं था, बल्कि उसके लिए यह नकली था। लेकिन यह देखकर खुद नकली मुखौटा पहनना अधिक से अधिक असहनीय हो गया। अन्ना की फांसी का पोस्टर नोटिस के ऊपर लगा था। सब लोग खुशी खुशी इस पर चर्चा कर रहे थे। एक तरह से तुम ही उसके हत्यारे थे, ये वह अपने दिल में ही कह सकता था। तुम्हारी नासमझी और डर ने उसे मार डाला। काल को अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ा। एक गहरी सांस ली और घोषणा सूची के सामने चले गए। उन्होंने कहा, राजकुमार ने सीमावर्ती शहर के लिए नई इमारतों के निर्माण में मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं। लेकिन मैं भी उसके हत्यारों में से एक हूं, और मुझे उन्हें दोषी ठहराने का क्या हक है? जिसने उन्हें बताया कि चुड़ैलें बुरी होती हैं, वह मैं नहीं था। काल के मुंह में कड़वाहट थी। देखो, वे जो कुछ भी जानते थे, मैंने उन्हें सिखाया है। पवित्र चर्च के सिद्धांत का एक एक शब्द। मैंने हमेशा सोचा कि मैंने अच्छी शिक्षा दी है। नरक में जाओ। पत्थर पीसने वाले, उन्हें पुरुष होना चाहिए, 20 से 40 साल की उम्र के और स्वस्थ। भुगतान, प्रतिदिन 25 कांस्य रॉयल्स। मिट्टी के कारीगरों को लिंग के आधार पर सीमित नहीं किया जाएगा। उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी। उन्हें राजमिस्त्री का अनुभव होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन 45 कांस्य रॉयल्स का भुगतान किया जाएगा। हैंडीमैन, पुरुष होना आवश्यक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, प्रतिदिन 12 कांस्य रॉयल्स। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नहीं, उसे कुछ तो करना ही था। अगर अन्ना की मौत अपूरणीय थी, तो कम से कम वह नाना को मरने नहीं दे सकता था। काल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को चिल्लाते हुए सुना। जब तुम खड़े नहीं हुई तो मेसन गिल्ड ढह गया। जब अन्ना खड़े नहीं हुई तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्या तुम्हें वह पसंद है जो हुआ जब तुम चुपचाप खड़े रहे, असहाय होकर इस प्यारी बच्ची को देखते रहे, जब उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा? लेकिन वह क्या कर सकता था? क्या वह नाना के साथ बॉर्डर टाउन से भाग सकता था?
उसका अपना परिवार था, एक परिवार जो ग्रेकैसल से उसके साथ आया था। क्या जब उनका जीवन बेहतर हो जाएगा तो उन्हें फिर से वहां से चले जाने की जरूरत होगी? यहाँ तक कि नाना खुद भी, जो एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, क्या वह अपने जीवन के तय स्थान को छोड़ देगी? स्टोन मेसन लिंग तक सीमित नहीं है, उम्र सीमित नहीं है, पसंद किए जाने वाले लोग हैं जिन्होंने नगरपालिका प्रशासन के लिए निर्माण में भाग लिया, जैसे कि गढ़ या अन्य किलेबंदी। सिटी हॉल लंबी अवधि के लिए भर्ती करता है, एक स्वर्ण रॉयल के मासिक पारिश्रमिक के साथ। अतिरिक्त पद, समृद्ध अनुभव और उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले लोगों को आधिकारिक पद दिया जा सकता है। नोटिस पढ़ने के बाद लोग और भी अधिक शोर मचाने लगे। मासिक एक स्वर्ण शाही भुगतान, ये गढ़ घुड़सवार सेना के भुगतान से भी बेहतर है। क्या तुम जाओगे? क्या तुम एक किला बना सकते हो? आप बस इसे घूरते मत रहिए, जाए कोई नौकरी करिए, हर दिन आपको काम के पैसे मिलेंगे, कुल मिलाकर गिनिए आपको शिकार से कम पैसे नहीं मिलेंगे। वास्तव में शिकार पर जाते समय अपनी जान गंवाना संभव है और जब आपको चकमा देना हो तो रास्ता भटक जाना भी संभव है। कार्ल वैन बेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अंतिम नोटिस पर मुहर और हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित किया। ये चौथे राजकुमार रोलांड विंबलडन का ऑटोग्राफ था। क्या राजकुमार को नहीं पता था कि राक्षसों का महीना पहले ही आ चुका है? वह जो भी निर्माण करना चाहता है, इस समय उसे शुरू करने का सही समय नहीं है। ऐसा लगता है कि महामहिम को निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बशर्ते कि वह खुद पत्थर के कारीगर बन सके। क्या तब वह उनके ध्यान में लाएंगे? कार्ल को अचानक एक विचार आया, शायद इस भर्ती के माध्यम से वह खुद राजकुमार को देख सकता है, जो बॉर्डर टाउन में सर्वोच्च शासक है। इस विचार ने कार्ल को मुंह में लार भरने को मजबूर कर दिया। क्या वह राजकुमार को यह विश्वास दिला सकता था कि चुड़ैलें बुरी नहीं थीं? उनके रॉयल हाइनेस के अनोखे विचारों के बारे में अफवाहें थीं। उनका चरित्र आम लोगों से अलग होना चाहिए, लेकिन ये भी कि उन्हें जज से बहुत नफरत थी। शायद वह ऐसा कर सकते थे, उन्होंने सोचा। हालांकि अंत में अन्ना को फांसी देने का आदेश राजकुमार रोलैंड ने दिया था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। राजकुमार स्वयं अभी 20 वर्ष की आयु में था, इससे ये समझना आसान हो जाता है। वे लड़कियां अभी विवाह योग्य आयु में थीं, वे अचानक दुष्ट कैसे हो गईं और अक्षम्य कृत्य करने लगीं। बेशक इस बात की संभावना थी कि कार्ल एक चुड़ैल सहायक के रूप में समाप्त हो जाएगा, उसे चुड़ैल के साथ फांसी पर चढ़ना होगा। चर्च के कानून में ये प्रावधान है कि जो कोई भी चुड़ैल को बचाता है या जो नरमी की गुहार लगाता है, उसे ऐसा व्यक्ति माना जाना चाहिए जिसने खुद को त्याग दिया है और एक राक्षस शिष्य बन गया है। केवल राजकुमार, वह राजकुमार जो चर्च से नफरत करता था, ये उसकी आखिरी उम्मीद हो सकता था, क्योंकि केवल वही चर्च के कानून को कागज की बर्बादी घोषित कर सकता था। कार्ल ने मन ही मन प्रार्थना की। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे किस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। मृत अन्ना की स्मृति में, नाना के लिए जो अभी जीवित थी, और अपने लिए, ताकि उसका अपना हृदय अब और न बढ़े। उसने जोखिम उठाने का निर्णय लिया।